past, sir. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो भी बात किया था, वो तो आपको याद ही होगा शायद। ना भी याद हो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो, तो आप अभी एक एक करके पूछ सकते हैं स्टार्टिंग में ही। है किसी का कुछ, या आगे बढ़े? Sir, we'll move forward. ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कहा गया बेसिकली कि जो भी चीजें होती थी, हमने स्टार्टअप के बारे में पढ़ा। मैंने पिछले 2-3 दिन के अंदर कुछ चीजें रीड आउट की, उसमें ये निकल के आया कि प्रीलिम्स में अगर देखेंगे आप ना, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टअप कहाँ से होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, या किसके फेज में कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उसको क्लियर आउट करते हुए हम एक बार फिर से अपने कोर्सेज पे चल सकते हैं। ठीक है, देखिए, नॉर्मली जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो आफ्टर मुगल स्टार्ट होती है। क्लियर? एक चीज याद रखिएगा, और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कुछ कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन भी करने हैं, तो प्लीज पेन और कॉपी आप भी अपने पास रखेंगे। ओके, ठीक है सर। आफ्टर मुगल तो 1707, ये ईयर याद है क्या था? 1707 मुगल एम्पायर के, बिकॉज इस ईयर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। याद आया? वो मर गया था 1707 में। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, अगर आप देखोगे, और ये कहाँ पे मरा था, आप एक चीज और याद कर लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए कि औरंगजेब जो है वो पोर्ट ऑफ अहमदनगर के किले में इसकी मृत्यु हुई थी। प्लीज नोट डाउन, कौन सा ईयर था? 1707, और किला कौन सा था? अहमदनगर, पोर्ट ऑफ अहमदनगर। ओके, बट फिर भी हमने, अगर वैसे आप देखेंगे 1707, लेकिन हमने पिछली क्लास में कहा था कि हम जो रीड आउट करेंगे वो करेंगे हम लोग फॉरेन कंपनीज के आगमन से या विदेशी कंपनियों के आने की वजह से। ठीक है, लेकिन ये जो फेज है इसको आप याद रखिएगा कि मुगल एम्पायर के विघटन में, या मुगल एम्पायर जहां से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, वो ईयर था 1707, और उस साल औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं मुगल कंपनी, विदेशी कंपनियों की तरफ। अगर वहां देखेंगे तो वो फेज था 1498 का, जब वास्को डिगामा इंडिया आया। आपको पता ही है, इज द पोर्तुगीज नॉर्मली। और उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे जाकर के देखेंगे तो जो ब्रिटिश है ना, वो इंडिया में तो बेसिकली जहांगीर के टाइम पे आए थे, जहांगीर के टाइम पीरियड पे आए थे। लेकिन एक थिंकर्स हैं इंडिया के जिनका नाम है सुमित सरकार, शायद आपने उनका नाम सुना हो। हिस्टोरिकल है, वो हिस्टोरियन है। उनका नाम है सुमित सरकार। उनका ये मानना है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो 1885 से स्टार्ट होती है, जब हमने कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया था। बट हमको वो नहीं ध्यान में देना, हमको यही ध्यान में देना है जो हम स्टार्ट करें। ये मैंने तीनों इसलिए आपको बता दिया कि ये चीजें मैंने पिछले कुछ दिनों में क्वेश्चंस में देखी, जो डाउट्स होते हैं लोगों के बीच में। तो आप क्लियर कट ये समझिए कि मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग का कोई फेज नहीं है। आप जहां से नॉर्मली पढ़ना चाहें तो जहां से विदेशी कंपनियों का स्टार्टिंग होता है वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली 1707 जो है उसका वो रियल फैक्ट है जहां से औरंगजेब की मृत्यु होती है। क्लियर? अगर आप देखेंगे बट क्लियरली कि मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट कहां से होता है, तो वो था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जहां से होता है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ये मेंस के लिए, एसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इज स्टार्टेड फ्रॉम द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म व्हेन स्टार्टेड इन इंडिया। अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब समाज में लोगों के दिमाग में चीजें आई कि कैसे चीजें होती हैं, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या करना सही रहेगा, क्या प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है, इन सारी चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज है, मॉडर्न हिस्ट्री इज द की पॉइंट ऑफ योर राइट्स।
जो हम राइट्स की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वहां भी स्टार्ट होती है जहां पे लोग अधिकारों की बात करते हैं। अधिकार जहां से स्टार्ट होते हैं, राइट्स का ओरिजिन जहां से होता है, वहां से मॉडर्न हिस्ट्री का भी ओरिजिन होता है। क्यों? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो ये है कि जैसे हमने कहा था पिछली क्लास में कि जिस तरह से इंडिया में भी बहुत सारे लोग फैले हुए थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो थे, जो जो अपर कास्ट के लोग थे, वो रूल किया करते थे, वैसे ही ब्रिटेन में भी सेम चीजें हुआ करती थी। या यूरोप की बात करें, पूरे के पूरे यूरोप में भी चर्च का ही सब कुछ हुआ करता था। पोप जो था वो सोशली सबसे स्ट्रांग पॉइंट हुआ करता था। उसके बाद किंग हुआ करता था, जो बेसिकली रूल किया करता था, किसकी सलाह से? टू हेल्प ऑफ पोप। तो अगर देखेंगे तो वहां पर भी दो पार्ट था, जैसे यहाँ पे ब्राह्मण या पंडित हुआ करते थे और किंग हुआ करता था, क्षत्रिय हुआ करता था, वैसे वहां पर भी एक राजा हुआ करता था, क्राउन हुआ करता था, और दूसरा पोप हुआ करता था। और ये दोनों के दोनों जो थे वो सोसाइटी के की पॉइंट थे। और हमने अभी कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट ही हुई है। ये इसलिए इतना बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कैसे चल रहा है, लेकिन ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो आपका मेंस का क्वेश्चन होगा वो फैक्ट टू फैक्ट नहीं रहेगा डायरेक्ट। उसमें बहुत सारी चीजें वो घुमा के फिरा के बहुत सारी चीजें आपसे पूछेगा। तो इसको समझ लीजिए क्लियर कट कि अधिकारों, जहाँ पे राइट्स की बात होती है, जहाँ पे सोशल रिफॉर्म की बात होती है, जहाँ पे एजुकेशनल रिफॉर्म की बात हुई, जहाँ से पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात हुई, वहीं से जाकर के आपके मॉडर्न हिस्ट्री का ओरिजिन हुआ। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपके अंदर है, इंडियन हिस्ट्री तो है ही है। ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन में लोगों ने धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे तो वो जो पुनर्जागरण बोलते हैं आप लोग, इनलाइटमेंट जो हुआ, पुनर्जागरण की जो बात करते हैं, ज्ञान मिलना जिसको हम बोलते हैं, जब ये सारी चीजें वहां पे हुई तो वहां के लोगों ने ट्रेडिशनल थिंकिंग को छोड़ दिया। ट्रेडिशनल बोले तो जो 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 चल रहा है सोसाइटी में कि नहीं नहीं, अगर अगर मेरे पिताजी जो बोलेंगे वही मुझे करना चाहिए, इवन वो गलत है, बिल्कुल कुछ तो मुझे कुछ जाना चाहिए, जो थिंकिंग है उसको हमने छोड़ा। और वहां से हट करके हमने एक प्रैक्टिकल लाइफ को स्टार्ट किया। प्रैक्टिकल लाइफ के बाद से आप समझ ही गए होंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ मींस साइंस का ओरिजिन हुआ। तार्किकता जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं वाई का ओरिजिन हुआ, कि क्यों, कैसे कैसे भाई तुम ही भगवान हो या मैं नहीं हूँ, या कैसे, इन सारी चीजों का। तो जब ये सारी चीजें स्टार्ट हुई तो यहीं से कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग होता है। और मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से जाकर के आप फाइनली पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये था आपका साइंस के ओरिजिन से। देखिए, जब साइंस का ओरिजिन हुआ वहीं से साइंस में ही एक पार्ट आता है एडवेंचर का। शायद आपको पता हो, एडवेंचर मीन्स क्या होता है? हम नई नई जगह को खोजते हैं, नई नई जगहों पे जाते हैं, वहां के बारे में पढ़ते हैं, वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, कैसे चीजें होंगी, कैसे बातें होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ थोड़ा सा आप दिमाग को लगाएंगे तो पहली बात तो साइंस का ओरिजिन हुआ। ये नोट डाउन कर लीजिए आप, मेंस के लिए, हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ओरिजिनेट, साइंस इज ओरिजिनेटेड, एंड सेकंड वन इज द एजुकेशन सेक्टर वाज इम्प्रूव्ड, एंड थर्ड इज अ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिफॉर्म वाज स्टार्टेड इन यूरोप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो तीन चार की पॉइंट थे जब ये स्टार्ट हो गए यूरोप में, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक एक जो मेंटेलिटी थी, जो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग थी, वो खत्म हो गई। और वहां पे नए लोगों के एक उदार, जिसको हम बोलते हैं, बोले तो सबके साथ एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने वाली एक मेंटेलिटी ओरिजिन हुई और उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। अब साइंस के ओरिजिन में कहीं ना कहीं, जैसे हमने कहा, साइंस का ही एक पार्ट है एडवेंचर, उसी का दूसरा पार्ट है, जैसे सपोज मैकेनिज्म या मशीनरी जिसको आप बोलते हैं, मशीनों का, बड़ी बड़ी मशीनों का ओरिजिन हुआ, डिस्कवर्ड हुए वो, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी तो उसमें वर्कर्स लगे और काम होने लगे, बहुत सारे, मतलब ट्रेड स्टार्ट हो गया। और जब ट्रेड स्टार्ट हुआ तो अब वो ट्रेड की जगह पे जिन प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, उन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी अब मार्केट की जरूरत पड़ती थी। अब उस मार्केट के लिए सपोज अगर मैं एक ओपन करता हूँ, या माइंड गेम मेरी कोचिंग है, और माइंड गेम में सिर्फ मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो वो कितने दिन चलेगी?
हमको एक मार्केट की जरूरत होती है, एक स्टूडेंट की जरूरत होती है, तब जाकर के हम अपनी कोचिंग को आगे चला सकते हैं, अपनी शॉप को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे ही ब्रिटेन ने भी क्या किया, एक नए नए मार्केट की खोज करना स्टार्ट किया, और उसमें खोज की बात थी कि खोज ऐसी होनी चाहिए, डिस्कवरी ऐसी होनी चाहिए कि वो मार्केट इजिली क्या हो, हमारे टच में रहे, जिसके थ्रू हम इजिली अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचा सके और वहां पे सेल कर सके। इसी में स्पेन, पुर्तगाल, बहुत सारे, जो हमने पिछली क्लास में कहा था आपको, वो बात हुई, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, और फाइनली अगर आप देखेंगे एक पोर्तुगीज था जिसका नाम था वास्को डिगामा, वो 1498 को अब्दुल हमीद नामक एक गुजराती सिपस का पीछा करते करते फाइनली कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया, जहां पे जमोरिन ने उसका वेलकम किया, उसका स्वागत किया, जो भी चीजें होनी थी वो किया, और वो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट या जो भी मसाले, बेसिकली क्या था ब्रिटेन में उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो, वैसे भी आप अगर यूरोपियन कंट्री को देखेंगे, आपने से बहुत लोग घूम के आए हैं, तो उसमें से क्या है, यूरोपियन कंट्री बेसिकली सी फूड्स के ऊपर बहुत ज्यादा पहले वो डिपेंड रहते थे, और सी फूड्स के लिए हमारे यहाँ दो चीजें, एक तो कॉमन जो आप बोलते हैं इलायची, और वो ब्लैक पेपर या काली मिर्च जो आप बात करते हैं, उन दो चीजों की वहाँ बहुत रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज जो 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 मीट होता है उसके ऊपर अगर हम इन दो चीजों का लेप लगा देते हैं या इसको रख देते हैं, तो मीट जो होता है वो बहुत जल्दी मतलब खराब नहीं होता, उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमको बेसिकली यूरोप को जरूरत थी मसालों की, और यही एक रीजन था कि जो जो ईस्टर्न आइलैंड जो हमारे थे, या पूर्वी जो राज्य थे, जो ईस्टर्न स्टेट माने जाते थे उस टाइम पे, वो बेसिकली स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस हुआ करते थे, उसमें से एक इंडिया भी था, और लोगों ने ट्रेड के लिए एक ऐसे एक ऐसे रूट की खोज करने की कोशिश की जो हमारे लिए इजिली यूरोप के लोगों के लिए बहुत ही इजी हो, और बहुत ही कम टाइम में वहां तक पहुंचा जा सके, और उसमें नुकसान भी, लॉसेस भी ना हो। इन सारी चीजों को अगर देखेंगे तो यही हमारा मेन टारगेट था, और उन्होंने इसके लिए जब स्टार्ट किया तो फाइनली वास्को डिगामा जो है, वो तो पीछे हमने बात किया था, केप ऑफ गुड होप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वास्को डिगामा फाइनली कालीकट या कोच्चि, जो भी आप बोलते हैं, पुलिकट, वहां पे पहुंचा, वहां का राजा जमोरिन था, उसने स्वागत किया, और यहाँ से वो फाइनली ट्रेड के लिए आया। नोट डाउन करिएगा, फाइनली यूरोपियों का एक ही टारगेट था, वो था ट्रेड, और वो ट्रेड के लिए इंडिया आया था, और यहाँ से जो भी स्पाइसेस, आप बोलेंगे ड्रग्स या जो भी जड़ी बूटियां, वो लेके गया ब्रिटेन। आफ्टर सेल दैट उसको लगभग 60 जो आप बोलेंगे 60 टाइम हायर प्रॉफिट, ही गेट 60 टाइम हायर प्रॉफिट, मतलब 60 गुना ज्यादा फायदा। आप सोचिए, आप अगर 1 रुपया खर्च करते हैं और उसके पीछे आपको अगर 61 रुपीज मिल जाए, आप जब 1 रुपया अपना बेचते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, इससे बड़ा प्रॉफिट क्या होगा। यहाँ पे लोग 100% प्रॉफिट के पीछे मरते रहते हैं कि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, 20% प्रॉफिट हो जाए तो बड़ी बात है, उसमें 60 टाइम्स हायर, मतलब अगर वो 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करके यहाँ आया था, तो वो जब ब्रिटेन पहुंचा तो उसको कितना मिला, 60 टाइम उसका हायर उसको प्रॉफिट। और ये सारी चीजें जो थी, वो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज के मन में एक क्रेज स्टार्ट, एक अलग ही मतलब अगर आप बोलेंगे एक अलग ही विचारधारा या कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर दिया, कि अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज तक पहुंच जाते हैं इजिली और वहां पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो इससे बड़ा प्रॉफिटेबल आज के वर्ल्ड में कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर देखेंगे तो पोर्तुगीज, मतलब इंडिया में सबसे पहले ट्रेड करने कौन आया, पुर्तगाल। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, पोर्तुगीज। और पुर्तगालियों ने एक ब्लू वाटर पॉलिसी डिफाइन की, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये याद रखिएगा, इसे मैं आगे डिफाइन करूंगा बहुत क्लियरली कि क्या होता है ब्लू वाटर पॉलिसी, बस आप याद रखिएगा। एक ब्लू वाटर पॉलिसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने क्रिएट किया, और ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी, वो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें पुर्तगाल ने अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स तक लीड किया, लगभग 100 साल तक सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल ही लीड करता रहा ट्रेड को, कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं था। मीन्स अगर आप देखेंगे तो 1500 से लेकर के 1600 1700 ईस्वी तक पुर्तगाल का लगभग लगभग वर्चस्व था ट्रेड के ऊपर। और आफ्टर 100 ईयर्स अगर आप देखोगे, दे आर मतलब सॉरी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने भी 100 ईयर्स के बाद इंडिया में आना स्टार्ट किया, और इंडिया में स्टार्ट करने का मतलब ये था कि धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रियां जो
वो एक एक करके भारत में आने के लिए या भारत में व्यापार के लिए उन्होंने अपना रास्ता खोजना स्टार्ट किया। तो पहला हमारे पास कौन आया? पहली जो कंपनी थी हमारे यहाँ आने वाली वो क्या थी? वो थी पुर्तगाल। याद हो गया? कब आया पहला पुर्तगाली? कौन था पहला पुर्तगाली? वास्को डी गामा था। जो हमको आपको कुछ नोट्स जो देने होंगे मैं प्रदीप सर के थ्रू आपको दिलवा दूंगा। पहले आप सिर्फ चीजों को सिर्फ थ्रू आउट कर लीजिए, समझ लीजिए कि क्या क्या है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरी जो कंपनी थी उसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था, ठीक है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो नीदरलैंड की थी, ओके। नीदरलैंड के लोगों ने यहाँ पे आना स्टार्ट किया, उनकी भी कंपनी आई। तीसरे जो थे जिसको सर हम नेदरलैंड्स या हॉलैंड? नो नीदरलैंड, एक्चुअली हॉलैंड तब नहीं बना था। अच्छा, आफ्टर दैट दे डिवाइड टू नीदरलैंड, ठीक है। कहीं कहीं पे है हॉलैंड भी, कहीं कहीं लिखा है, नीदरलैंड के थे प्रीलिम्स में, ठीक है। तो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी थी वो अगर देखेंगे अब तो वो 1600 एडी में आई, 1600, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके लिए क्वीन विक्टोरिया ने एक आप बोलोगे ट्रेड लेटर चार्टर, यस चार्टर प्रोवाइड किया, जिसको हम एक इनडायरेक्टली सिर्फ समझने के लिए अगर आप बात करोगे परमिशन प्रोवाइड किया ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जिसको हिंदी में इंग्लिश में आप चार्टर बोलते हैं और हिंदी में राजदाक्या पत्र बोला जाता है इसको। जो बेसिकली एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, यही था प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो चार्टर प्रोवाइड किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इट इज ओनली फॉर 15 ईयर्स, सिर्फ 15 सालों के लिए था, ओके। ये जो चार्टर था ये सिर्फ कितने साल के लिए दिया गया था? 15 साल के लिए, 15 ईयर्स। इट इज अ टाइप ऑफ अ लाइसेंस एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो ये क्या था? एक लाइसेंस था, ठीक है। और वो भारत में एक कंपनी बना करके मीन्स ये कुछ लोगों का अगर देखोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली कुछ थी नहीं, ये कुछ लोगों का एक समूह था जिसमें लोगों ने क्वीन विक्टोरिया अगर आप बात करोगे तो उनसे एक चार्टर बनवाया और कहा कि हमें ईस्ट के कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए आप हमको चार्टर प्रोवाइड करिए जिसके थ्रू हम ईस्ट के देशों में जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्वीन विक्टोरिया ने चार्टर को पास किया और ये चार्टर 15 इयर्स के लिए स्टार्टिंग में दिया गया था। कई बार पूछा है और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़े। ठीक है ना? ओके ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। हाँ, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फाइनली उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे ये मतलब वो मैं अभी सिर्फ चला रहा हूँ, एक एक करके आएंगे एक एक पे। अभी फिलहाल सिर्फ बता रहा हूँ कौन कौन सी कंपनियां कैसे आई। पहले पे कौन आया? पुर्तगाल या पोर्तुगीज जो आप बोलते हैं। सेकेंड वन इज द डच एंड थर्ड वन इज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। जो आप ये बात कर रहे हैं ये कंपनी जो है पहली बार इंडिया में नहीं आई थी कि फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई कंपनी आई है जो ट्रेड करने के लिए आई है, ऐसा कुछ नहीं। हम पहले भी इंडिया का जो रिलेशनशिप था वो यूरोप के साथ पहले भी था। और ये जो था अगर आप देखोगे यूनान के साथ हमारा ट्रेड हुआ करता था, जिसमें यहाँ पे एक चीज और अगर आप टाइम तो है ही, आप एक नोट बना करके ना एक लिख लीजिए कि भारत का जो ट्रेड है, इंडियाज ट्रेड इज स्टार्टेड द टाइम पीरियड ऑफ द Sikandar. When Sikandar was came to India, then first time Indian trade was started to Europe. Okay? ईयर कौन सा साल था? विच ईयर? ईयर के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है। ट्रेड का क्या था कि उसमें उस टाइम पे मतलब एक फैक्ट सिर्फ बता रहा हूँ, ईयर को डिफाइन नहीं किया था। ये कहा गया है कि सिकंदर के टाइम पीरियड से यूरोप का जो ट्रेड था वो इंडिया के साथ होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सिकंदर कब आया था? नहीं पता सर, वही तो पूछ रहे हैं। निकाल लेना कभी आया। ओके, 1100 कुछ था, 12 याद नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब यूरोप के साथ हमारा ट्रेड होना स्टार्ट हुआ। और ये किससे था? ये बाई लैंड हुआ करता, लैंड रूट के थ्रू हुआ करता था, जिसमें आपने सुना होगा कि जैसे था आपका खैबर पास एंड बोमर पास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैबर पास के थ्रू भी हमारा ट्रेड
यूरोप के साथ हुआ करता था। And one another route is also there ki water route from Arabian country to Gulf of Gulf countries via मिस्र, then Red Sea, then land route। ऐसे यूरोप के साथ हमारा ट्रेड हुआ करता था। मतलब पहले हम कहाँ जाते थे? पहले अगर देखेंगे आप तो हम अरेबियन कंट्रीज तक जाते थे वाटर के थ्रू, देन अरेबियन कंट्री से हम गल्फ जो कंट्रीज थी उनके थ्रू थोड़ा सा मुड़ जाते थे, देन फिर हम मिस्र जो आप बोलते हैं, ठीक है, वहां पे पहुंचते थे, वहां से रेड सी को होते हुए रेड सी तक हम फाइनली चले जाते थे वाटर रूट के थ्रू। बट उस टाइम पे स्वेज नहर नहीं बनी थी, द स्वेज कैनल वाज नॉट क्रिएटेड एट दैट टाइम। तो इसकी वजह से हम वहां से हमको कोई रूट नहीं मिलता था, तो फाइनली फिर से हम लैंड रूट में कन्वर्ट करके यूरोप तक पहुंच जाया करते थे। तो अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू में ये पूछता है कि क्या इंडिया का जो ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड रूट के थ्रू हुआ करता था यूरोप के साथ जब तक पोर्तुगीज नहीं आए थे, तो आप क्लियर कट ये नहीं बोलेंगे कि हाँ सिर्फ हमारा जो रूट था वो सिर्फ लैंड रूट था, सी रूट हमारे पास नहीं था। क्लियर कट याद कर लीजिए कि उस टाइम भी हमारे पास सी रूट था, हाँ पूरा का पूरा नहीं था। हम फाइनली कुछ दूर तक, जैसे हमने कहा कि अरेबियन कंट्री तक हम जाया करते थे, वहां से फिर गल्फ कंट्रीज की तरफ मुड़ जाते थे, वहां से फिर मिस्र होते हुए यूनान जिसको बोलते थे, फिर रेड सी होते हुए वहां तक जाते थे। और स्वेज नहर के ना होने की वजह से फाइनली हमारा जो सी रूट था वहीं पे एंड हो जाता था, और हम ट्रेड कैसे करते थे भाई? लैंड रूट। क्लियर? ठीक है, ये समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है। अब तो अगर आप सीक्वेंस देखेंगे, सेकंड वन इज द डच, थर्ड इज अंग्रेज या ब्रिटिश जो आप बोलते हैं, फोर्थ वन इज द डेनिस जो डेनमार्क के थे, देन फ्रांस, ओके, फिफ्थ वाज फ्रांस एंड सिक्स्थ वाज स्वीडिश या स्वीडन से जो छह कंपनियां जो थी वो बेसिकली इंडिया के लिए सबसे फेमस है, इंडिया के लिए याद किया जाता है इनको। ओके, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज पोर्तुगीज या पुर्तगाल। ओके, in 1498 Vasco da Gama came to India and he arrived to the port of Cochin या कालीकट या पॉलीकट जो भी आप बोलते हैं, और वहाँ का जो रूलर था जमोरिन, उसने वेलकम किया और बहुत सारी चीजें मसाला वगैरह लेकर के वो गया यूरोप, वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो 1500 एडी में 1500 एडी 1500 आप लिख लीजिए, पेड्रो अल्बरेज कैब्रल केम टू इंडिया। पेड्रो अल्बरेज कैब्रल, कौन? पेड्रो अल्बरेज कैब्रल केम टू इंडिया एंड ही अराइव्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट। वो कालीकट बंदरगाह पे आया और पहली उसने जमोरिन से, वहाँ के शासक से, एक जो चार्टर की आप बात करते हैं, चार्टर लेकर के, और फाइनली अपने पहली फैक्ट्रीज थी वो कालीकट में स्टैब्लिश किया। ओके, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाई? कालीकट या पुलीकट जो भी आप बोले, ठीक है। कौन सा ईयर था? 1500 ईयर्स। किसने किया था? पेड्रो अल्बरेज कैब्रल। तीनों चीजें नोट डाउन कर लीजिए सर। पेड्रो अल्बरेज कैब्रल, yes Fayaz, you are right. So which year? 1500 AD. AD, okay. Yes, 1500. Okay. After that, one of the most important visitor from Portugal was Albuquerque, Alfonso de Albuquerque. He was the real founder of the Portuguese empire in India also, if you know that. यहाँ पे अगर रियल आप देखोगे शासन की बात करें, अगर एम्पायर की बात करें, अगर पावर की बात करें, तो जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था वो उसने रियल यहाँ पे पोर्तुगीज पावर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। और he came to India in 1503 1503। ओके, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें तीन चीज जो अभी तक हमने पढ़ा। पहला क्या कि
कि first Portuguese who came to India was Vasco da Gama. Second was Pedro Alvarez Cabral, 1500 AD, and Pedro Alvarez Cabral also Sir. established their first. Yes. I guess this after Vasco da Gama, it was Alfonso de Almeida, हाँ. or then it was what Albuquerque. Yes. तो हम वही तो बोल रहे हैं ना. Alfonso de Almeida था, and then it was later this guy which you're saying. Yes. ठीक है. मतलब हम जो जिन्होंने की पॉइंट रोल प्ले किया, वैसे तो बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है, लेकिन जो की पॉइंटर थे उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ किया यहाँ पे. तो 1503 में अल्बुकर्क आया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और उसने क्या किया यहाँ पे रियल जो शासन की बात करेंगे उसने एस्टेब्लिश किया, और फाइनली आगे चीजें हुई. इन 1505 जो आप नाम ले रहे हो, उसका नाम है द पोर्तुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा. ठीक है, उसका नंबर अभी आता है, वो पहले नहीं था. ओके. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा came to India in 1505. He was the first governor general from Portugal who came to India. Okay. और इसी ने 1505 में जब फ्रांसिस्को डी यस ठीक है प्रयास. तो ये जब 1505 में आया, तो इसी ने ही पहली ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी, जिसे जिसको साइलेंट सी पॉलिसी भी बोला जाता है. ब्लू वाटर पॉलिसी दिया, और इसको ये भी बोल सकते हैं आप कि ओशियन मोनोपोली भी बोल सकते हैं आप, बेसिकली कि समुद्र के ऊपर या ओशियन के ऊपर अपना पूरा का पूरा जो अधिकार है वो पुर्तगाल ने क्या कर दिया, डिपेंड कर दिया. बिकॉज उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जिसका ओशियंस के ऊपर सबसे बड़ा जिनका पावर हुआ करता था वही लीड किया करते थे. तो अगर आप देखोगे तो अल्बुकर्क ने रियल फाउंडर अगर आप देखोगे तो अल्बुकर्क था. उसके बाद 1505 में अल्फांसो डी अल्मीडा ने इंडिया में ब्लू वाटर पॉलिसी को चला दी, और फाइनली ओशियन मोनोपोली का स्टार्टअप हुआ, और ओशियंस के ऊपर बेसिकली अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल का नियंत्रण हो गया. ओके. इसमें आपको एक चीज और याद रखना है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, कि आज तक का इतिहास रहा है, यू डोंट फॉरगेट इट, कि जिसने भी इंडियन ओशियन के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, जिसने इंडियन ओशियन के ऊपर पावर स्टेबल कर लिया, उसको कभी भी इंडियन कॉन्टिनेंट में कोई हरा नहीं पाया है. मीन्स क्या हुआ कि इंडियन ओशियन को अगर आप जीत लेते हो तो आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि आपको इंडिया में कोई हराने वाला नहीं है. ओके. तो ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, इसने फाइनली क्या किया, इंडियन ओशियन के ऊपर अपना पूरा का पूरा क्या किया, पावर लगा दिया. ओके. और इसके लीडरशिप में फाइनली अगर आप देखोगे अल्बुकर्क और इन दोनों की बात अगर करोगे, इन दोनों ने मिल करके पुर्तगीज पावर को इतना बढ़ा दिया कि अगर आप देखोगे तो इनका जो पावर था ओशियंस में, वो फारस या फारस की खाड़ी से होते हुए बे ऑफ फारस जिसको बोलते हैं, मलाया, हरमुज, मक्का, इंडोनेशिया, स्पाइस आइलैंड तक फैला हुआ था. जावा, सुमात्रा, वही जो बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया. तो इतना हो गया कि मतलब ओशियंस में इनको कोई टक्कर देने वाला बचा ही नहीं. और फाइनली इन्होंने क्या किया, एक ऐसा ट्रेड करना स्टार्ट किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का पूरा रोल हुआ करता था, और सभी को इन्होंने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया. ओके. एंड ऑल्सो एक चीज याद रखना है आपको, जहाँ तक मैं अब थोड़ा सा डिटेल में आपको थोड़ा सा अंदर जाके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखना है कि इन्होंने
पेरिसी में भी अपने आप को कहीं पीछे नहीं छोड़ा, ये उसमें भी सबसे आगे थे। मीन्स क्या था कि अगर आप ओशियन पेरिसी की बात करें या सी पेरिसी की बात करें, तो इनका रोल इतना बढ़ गया कि इन्होंने कहीं ना कहीं बेसिकली ये करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो समुद्र में ओशियंस में जो और भी ट्रेडर्स हुआ करते थे, उनको ये क्या करते थे, लूट लिया करते थे, छीन लिया करते थे, मारते थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने करना स्टार्ट किया। और दे आर आल्सो लीड इन टॉर्चर्स टू इंडियंस, इंडियंस को भी टॉर्चर करना इन्होंने स्टार्ट किया। और अगर आप देखोगे कि स्पेशली अगर बोले आप, तो डिस्पाइट हिज बारबरस बिहेवियर दे ऑक्युपाइड सम एरिया इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट द सेंचुरी। अगर आप देखोगे तो मीन्स क्या है कि एक ऐसे एरिया को इन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया, बहुत मिसबिहेव किया, टॉर्चर करना स्टार्ट किया, और पूरे के पूरे समुद्र पे, पूरे के पूरे ओशियंस पे उन्होंने खुल के एक एम्पायर को अपने एस्टेब्लिश कर दिया, और उनको फेस करने वाला इंडिया में उस समय कोई नहीं था। ओके, तो एक चीज यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि जैसे बहुत बार आपसे मेंस में पूछ लेता है कि प्लीज डिफाइन द, प्लीज क्रिटिसाइज द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी एक्शन एंड रूल। तो आप और उसके साथ साथ ये भी कहता है प्लीज कंपेयर द बिटवीन पोर्तुगीज एंड ब्रिटिशियंस रूल इन इंडिया। तो दोनों के बीच में क्या है, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि देखिए एक सिंपल सा सिस्टम है कि अगर किसी को पावर में रखा जाता है तो वो उसकी रियलिटी तभी समझ में आती है जब वो पावर में आता है, कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्टेटस कैसा है। सारी की सारी चीजें तभी निकल के आती है जब आपके हाथ में पावर दे दिया जाए। जब आपके हाथ में पावर ही नहीं है, आप बेगर्स हैं, और आप भीख मांग रहे हैं, तो आप कैसे किसी के ऊपर किसी चीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जब पावर मिलता है तो आप रियल एक्शन में आ जाते हैं। तो पुर्तगाल भी ऐसा नहीं था कि पुर्तगाल को जब पावर मिला तो पुर्तगाल बहुत शांति से काम करने लगा, उसने बहुत अच्छाई दिखाई। नो, आप क्लियर कट ये बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉरेन या यूरोपियन कंट्रीज who trade to India are so bad for Indians also, because they rudely behave to Indian peoples. They always treat like a, मतलब बोल सकते हैं आप लाइक अ डॉग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें यूज की जाती उस समय, और हमारा ही खाते थे, हमारे ऊपर ही ट्रेड करते थे, हमारे यहाँ से ही सारी चीजें ले जाते थे, और फाइनली हमारे ऊपर ही मिसबिहेव भी किया करते थे। क्लियर? तो आप ये याद रखेंगे कि उस समय तक इवन 100 to 200 ईयर्स तक पुर्तगाल का पूरा इंडिया के ऊपर एक मोनोपोली हो गया, पूरा का पूरा अगर आप बोलोगे तो एक अधिकार हो गया था, और वो अपने मन से पूरा का पूरा शासन करने लगा। क्लियर? ठीक है। सेकंड, ओके, सेकंड वन इज द डच। आगे जो भी है उसको हम कहेंगे डिफाइन। ये आप पुर्तगाल के बारे में इतना फिलहाल याद रखेंगे, 4-5 लोगों का जो नाम दिया हमने वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे जो था डच, डच की अगर बात करेंगे तो एक नाम था कार्लेनिस डी हस्तिमा, कार्लेनिस डी हस्तिमा। ही केम टू इंडिया इन 1596। क्या ईयर था? 1596। After crossing the Cape of Good Hope, he arrived in Sumatra. कहाँ पहुंचा ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। कार्लेनिस डी हस्तिमा कहाँ पे पहुंचा था? सुमात्रा, इंडोनेशिया आइलैंड पे। ओके, सॉरी, ओके सर। कार्लेनिस डी हस्तिमा, डी, या तो ही केम टू सुमात्रा, ही अराइव टू सुमात्रा इंडोनेशिया आइलैंड। और सुमात्रा इंडोनेशिया क्योंकि इंडिया के बहुत ही नजदीक था, तो वहां से ये फाइनली धीरे धीरे करके इंडिया आ गया, ठीक है। इन 1602 the Dutch East India Company was established by hello, yes sir, yeah, in 1602 Dutch East India Company was established by कार्लेनिस। किसने एस्टेब्लिश किया था? कार्लेनिस ने ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में कदम रख दिया था।
फाइनली वहां पे दो चीजें प्रॉब्लम में आती हैं फिल्म्स में। वो ये आता है कि कार्लेनिस डी हस्तिमा के बारे में पूछता है कि ये सबसे पहले कहाँ आया, तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि यह उड़ीसा में आया था, ठीक है, बंगाल साइड में आया था। इसके बारे में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई डिटेल नहीं मिला है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि ये इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर आया था। दूसरी चीज ये है कि आपको एक चीज ये याद रखना है कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हो गई थी। उसका ईयर क्या था? 1602। ओके। तीसरा जो चीज आता है वो था कि इन 1605, ये भी ईयर आपको याद रखने की जरूरत है। 1605, वाई वॉन डे अगेन, वाई वॉन डे अगेन, नोट डाउन कर रहे हैं आप? 1605, वाई वॉन डी Hagen came to India and he was established the first Dutch factory in Masulipatanam. कहाँ किया? मसूलीपट्टनम में। ओके, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े ना? यस सर। ओके, तो 1605 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश की मसूलीपट्टनम में, और यहाँ से इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। बेसिकली देखिए क्या था कि यूरोप का जो टारगेट था वो ये था कि हम स्पाइसेस को ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां से ले आकर के यूरोप में सेल करें। बिकॉज मैंने पहले ही कहा कि कार्नेलिस डी हस्तिमा जो था वो कहाँ पे पहुंच गया था? ही केम टू इंडोनेशिया, सुमात्रा। जब सुमात्रा वो पहुंच गया तो सुमात्रा और इंडोनेशिया को अगर आप देखोगे तो वो पहले से ही मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। तो इंडियन कल्चर में या इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई बहुत रोल नहीं है। इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे ना तो रूल किया है, ना तो व्यापार किया, ट्रेड भी नहीं किया है। बेसिकली जब वहां तक ये ट्रेड करने लगे तो इन्होंने अपने पूरे के पूरे माइंडसेट को सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया तक या सुमात्रा तक ही अपने आप को वहां पे फिक्स कर दिया, और वहीं पे वो ट्रेड करने लगे, और वहीं से उनका पूरा का पूरा चीजें हुआ कर। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें फाइनली आगे अगर देखेंगे तो 1659 में इन्होंने ब्रिटेन के साथ एक वॉर किया था, जो आपको याद रखना है। 1759, सॉरी, 1 सेकेंड ना, 1759 था, इन्होंने वॉर किया था जिसका नाम था वॉर ऑफ बेदरा। सुना है नाम इसका? वॉर ऑफ बेदरा का इन्होंने वॉर किया किसके साथ? इनका हुआ था ब्रिटेन के साथ, और फाइनली दे वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिशियंस, एंड फाइनली दे फॉरगेट इंडिया एंड दे ओनली ट्रेड फ्रॉम इंडोनेशिया। और उन्होंने फाइनली 1759 के वॉर के बाद पूरी की पूरी इंडिया को छोड़ दिया, और यहाँ से छोड़ करके वो फाइनली कहाँ चले गए? दे वाज शिफ्टेड टू इंडोनेशिया, और वहां पे उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, वो ये रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब सेटअप हुई थी? 1600 एडी को। कब हुआ था? 1600 को। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब स्टेब्लिश हुई थी? 1602 को, 102 को। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम कहते हैं भारत में दूसरे कौन आए? दूसरे डच आए, ओके, तीसरे पे ब्रिटेन आए, ब्रिटिश आए। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ये जो कंपनियां थी ये कहाँ पे बनती थी? ये अब उनकी खुद के देश में बना करती थी। ओके, ओके, ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके स्टेबल, नो, 1600 एडी में वो ब्रिटेन में बन गई थी। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच सेकंड आए पहले, लेकिन उनकी कंपनी जो थी वो बनी बाद में, आफ्टर 2 इयर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में। सॉरी, आपका आवाज नहीं आता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में ना? यस यस यस, आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बेसिकली अगर आप याद रखोगे डच में, एक तो कार्लेनिस डी हस्तिमा को याद रखना है। कब आया ये? 1596 में। अगर आप देखोगे
देन 1602 में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया। तीसरा आपको याद रखना है 1605 में वॉन डे हेगन जो था उसने मसूलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। और उसके बाद फाइनली 1759 में इन्होंने एक वॉर किया ब्रिटेन के साथ या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसका नाम है वॉर ऑफ बेदरा। ओके, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें कोई दिक्कत? सॉरी, डच ने ब्रिटिश के साथ वॉर की 1759 में। 1759 में द वॉर ऑफ बेदरा एंड दे वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिशियंस। ओके सर, ठीक है। तीसरा जो हमने नाम लिया था, तीसरी कौन सी कंपनी थी? तीसरा कौन सा कंट्री था? वो था ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन की अगर बात करेंगे तो 31 दिसंबर 1600 AD, ये नोट कर लीजिएगा आप, 31 ऑफ दिसंबर 1600 AD ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज established in Britain after the permission of Queen Victoria। डेट क्या था वो? 31 ऑफ दिसंबर, ओके, 1600 AD। विक्टोरिया ने उनको चार्टर प्रोवाइड किया और वहां पे ये कंपनी बन गई, एस्टेब्लिश हो गई और फाइनली इन्होंने ट्रेड करने के लिए स्टार्टिंग की। जो फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो ब्रिटिशियन था उस फर्स्ट इंग्लिश मतलब ब्रिटेन की तरफ से फर्स्ट कौन आए थे? जॉन माइल्टन हॉल, राइट? ये अभी चल रहे हैं बेसिकली जो भी थे फर्स्ट। अगर आप देखोगे तो बेसिकली 1608 वो ईयर था जब फर्स्ट ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस आया। कैप्टन हॉकिंस, ओके, ईयर कौन था? 1608। ओके, कैप्टन हॉकिंस केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ये भी बहुत ही डिस्टर्बिंग करने वाला चीज है, बिकॉज व्हेन द क्राउन gave the charter and the permission and the trade letter to company, then they released the letter to name of the Akbar, because उनको क्लियर कट उस समय तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन था नहीं जिसके थ्रू हम बता सकते थे कि इंडिया में इस समय कौन तो उस समय उनको ये में रूल करता है। तो उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को जो लेटर दिया था वो किसके नाम से दिया था? अकबर के नाम से दिया था। ठीक है, लेकिन जब वो 1608 में पहुंचा इंडिया तो उस समय अकबर का क्या हुआ था? अकबर वॉज डेड इन 1607 और वहां पे राजा कौन बन गया था? द किंग वॉज द जहांगीर। सो आपको एक चीज ये याद रखना है कि यहाँ भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो चार्टर का जो पेपर या जो लेटर प्रोवाइड किया गया था वो किसके नाम से किया गया था? अकबर के नाम से। बट जो कैप्टन हॉकिंस है वो किसके कोर्ट में आया? कोर्ट ऑफ जहांगीर। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। देन आगे अगर आप देखेंगे तो वो भी कैसे आया? ही वाज अगर आप बोलेंगे तो एक दूत के रूप में आया किंग जेम्स का। किंग जेम्स ने इसको भेजा था कि आप जाइए किसके कोर्ट में? अकबर के कोर्ट में जाइए और वहां से ये बोलिए कि हमको ट्रेड करने के लिए जो इंडियन रूलर है वो हमको एक अधिकार दे दे जिसके थ्रू हम इंडिया में क्या कर सके? ट्रेड कर सके। फाइनली अगर आप देखेंगे आगे तो जब इनको पता नहीं था कि ये सारी चीजें कैसे हैं और वो जब जहांगीर के दरबार में आया तो उसने लेटर जब अकबर के नाम से दिया तो जहांगीर ने पूछा कि ये आप किसके नाम से दे रहे हैं? एट प्रेजेंट अकबर वाज नो मोर। तो फाइनली उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमको यहाँ के बारे में पता नहीं था इस समय वहाँ का रूलर कौन है और इसलिए हम आपसे इसके लिए सॉरी वगैरह उसने बोला। और फाइनली जहांगीर के साथ उसका ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया था और बहुत अच्छे रिलेशनशिप के साथ ही उसने अगर आप देखोगे तो मनसबदार की उसने एक किताब भी दिया था इसको कैप्टन हॉकिंस को। और फाइनली
ये जो एक डिप्लोमेसी के लिए, यहाँ पे मेंस के लिए भी एक क्वेश्चन पूछता है कि कैप्टन हॉकिंस को फाइनली भेजने का मेन टारगेट क्या था। तो मेन टारगेट ये था कि डिप्लोमेसी को स्टार्ट करना या उसको एस्टेब्लिश करना। ओके, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए कि उनका मेन टारगेट क्या था, डिप्लोमेसी को एस्टेब्लिश करना या स्टार्ट करना। ओके, जहांगीर ने उसका बहुत सारा वेलकम किया। उसके बाद उसको मनसब की एक टाइटल प्रोवाइड किया। ही वाज गिवन अ टाइटल ऑफ मनसब, याद रखिएगा इसको भी। एंड फाइनली 1611 में 1611 में इन लोगों ने, इवन ब्रिटिशियंस ने, अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ पे स्टेब्लिश की, सूरत में खोलने के लिए परमिशन मांगा। किससे? जहांगीर से, कि आप मुझे एक परमिशन दीजिए कि मैं 1611 में या 1611 में अपनी एक पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोलूंगा, सूरत में खोलूंगा। लेकिन चूंकि आपको पता है कि उस समय पुर्तगाल का क्या हुआ करता था, पुर्तगाल का एक बहुत ही तगड़ा वहां पे शासन हुआ करता था। तो पुर्तगालियों ने, पोर्तुगीज ने क्या किया, इसका बहुत बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप ब्रिटेन को नहीं दे सकते ऐसा पावर, बिकॉज हम ही हैं, हमारी ही फैक्ट्रियां यहाँ पे रहेंगी और ये सारी चीजें करती रहेंगी। बिकॉज आपको मैंने पहले ही बताया कि जो जो मुगल एम्पायर था या जो इंडियन रूलर्स थे, वो सब जो थे वो पोर्तुगीज से बहुत परेशान हो गए थे और उनको ऐसा लगा कि अगर ब्रिटेन को कुछ मौका दे दिया जाए तो हो सकता है कि ये हमारा हेल्प करें और ये उनसे अच्छे हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें सोच करके जहांगीर ने फाइनली, जहांगीर भी ये चाहता था कि कहीं ना कहीं अगर ब्रिटेन का इंटरफेरेंस बढ़ जाता है तो हमको पुर्तगीज से क्या करें, मिलेगा, छुटकारा मिल जाएगा और हम इजिली हम अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फाइनली 1611 में जहांगीर ने परमिशन दे दी कि आप पहली फैक्ट्री खोल लीजिए और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे खोली, मसूलीपट्टनम में खोली। सूरत में खोलने के लिए कहा था लेकिन सूरत में विरोध होने की वजह से पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोला, मसूलीपट्टनम में खोला और फाइनली उन्होंने अपना ट्रेड करना स्टार्ट किया। ठीक है, और उसके बाद 1613 में 1613 में इन्होंने अपनी दूसरी या फर्स्ट रियल फैक्ट्री जो थी वो सूरत में स्थापित कर दिया, स्टेब्लिश कर दी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट फैक्ट्री 1611 इन मसूलीपट्टनम, सेकेंड वाज 1630 इन सूरत। हो गया? हाँ सर। ओके, देन 1615 में अगर आप बात करेंगे तो टॉमस रो, जिसको बात हम कर रहे थे, ही वंस अगेन केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर और उसने रियल जो ब्रिटेन की पावर थी या जो रियल एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं हम, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जहांगीर से एक पत्र ले लिया, एक चार्टर ले लिया और फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश कर दिया गया और ब्रिटेन का एकाधिकार हो गया यहाँ के ट्रेड के ऊपर। इतना याद रखना है, आगे वो डिफाइन करेंगे एक एक करके। ठीक है, नेक्स्ट जो था चौथा, हमने कहा कि डेनिस थे। डेनिस जो थे, फोर्थ अगर आप बात करेंगे, डेनिस जो थे वो 1616 एडी में आए। कब आए? 1616। ओके, ये त्रैकोवार में आए थे। त्रैकोवार कहाँ पे है? त्रैकोवार इट इज इन तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु में त्रैकोवार पे आए ये और इन्होंने वहां पे अपना एक हेड ऑफ एक फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन मांगा और फाइनल 1676 में इन्होंने श्रीरामपुर कहाँ है? श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल, नो वेस्ट बंगाल, ठीक है, यस यस, श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में इन्होंने फाइनली अपना हेड ऑफिस एस्टेब्लिश किया और ये ज्यादा दिन रहे नहीं। 1845 में दे सोल्ड देयर ऑल थिंग्स टू ब्रिटेन एंड लीव इट। इन्होंने फाइनली कब? 1845 को अपना सब कुछ बेच दिया। किसको बेचा? ब्रिटेन को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को, या जो भी आप हो, उनको बेच करके इन्होंने इंडिया को क्या कर दिया? छोड़। ओके, देन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पांचवा था वो था फ्रेंच 1664। कौन सा ईयर था? 1664। उसका नाम था कोलबर्ट। वन सेकेंड, कोलबर्ट जो है वो 1664 को
इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करता है, स्टेब्लिश करता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज established in 1664 by Colbert. At that time, he was the finance minister of the फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं कुछ आप लोग? Tell me, anyone? No. हैं आप लोग या सब गायब हैं? ऐसा जी सर। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कुछ जानते हैं? प्रयास? नो सर। हाँ सर। किसके टाइम पीरियड पे हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन? या फ्रेंच रेवोल्यूशन छोड़िए, आप फ्रेंच रिवॉल्ट के बारे में बता दीजिए, किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? ठीक है, कोई बात नहीं। वो लुई, इसलिए मैंने पूछा, लुई वाज अ टाइटल। क्या था ये? एक टाइटल था जो 1 2 3 4 14 15 16 ऐसा करके दिया जाता था। तो जो फ्रेंच रिवॉल्ट की बात है वो लुई 16वें के टाइम पीरियड पे हुआ था, और ये लुई 14 था, ओके, जिसके टाइम पीरियड पे कोलबर्ट जो था उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया। जो ईयर था वो 1664 था। ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ लुई 14, ओके। ओके। ये इतना याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसमें एक चीज याद रखने की जरूरत है कि ये जो कंपनियां इस्टेब्लिश हुई थी, इसमें बेसिकली सबसे बड़ी चीज याद रखने की ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वाज अ प्राइवेट कंपनी, बट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ गवर्नमेंट कंपनी। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, किसी बुक में लिखा नहीं है, लेकिन आप ये चीज पढ़ लीजिए। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी? एक प्राइवेट कंपनी को क्राउन ने चार्टर दे दिया था कि आप जाओ अपना व्यापार करो। उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स थे, वो आकर के ट्रेड किए। बट जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये क्या थी? एक गवर्नमेंट कंपनी थी, और इसमें गवर्नमेंट के जो वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसने उसको एस्टेब्लिश किया था, और वहां के क्राउन या वहां के राजा ने उसको ये दिया था अधिकार कि अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? पूर्व के राज्यों में या ईस्टर्न स्टेट से क्या करेगी? ट्रेड करेगी, ठीक है। ओके। ये याद रहेगा ना जी। कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट कंपनी, बट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जो ईयर था याद का, वो है 1667, 1667 में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में के लीडरशिप में एक फ्रेंच दल जो है वो भारत आया, और उन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्री की बात की कि हमको यहाँ पे ट्रेड करना है और हमारे लिए एक फैक्ट्री की जरूरत है, और आप हमें एक ऐसा स्पेस दीजिए जिसके थ्रू हम यहाँ पे ट्रेड कर सके। और फाइनली उन्होंने ट्रेड करने के लिए अधिकार मांगा, और इन 1667 में ही उनको ये दे दिया गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो ट्रेड कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्टेब्लिश की। कहाँ पे स्टेब्लिश की? सूरत, ठीक है। ये अब यहीं से रियल जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। जो रियल खेल जिसकी हम बात करते हैं वो रियल तो मतलब जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं आप, त्रिकोणीय श्रृंखला होती है ना, जैसे 3 कंट्री मिलके क्या करते हैं? खेलते हैं खेल को। सेम वैसे ही यहाँ पर भी वही देखने को मिला। यहाँ पे 3 कंट्रियां थी, जिसमें बेसिकली फर्स्ट was British East India Company, okay. Second one is the all the European country, including French East India Company, and third was the princely state और देसी रियासतें जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया में कितने पार्ट उस समय डिवाइड हो गए जो अपने पावर के लिए लड़ना स्टार्ट किए? 3 थे। पहला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लीड करती थी। दूसरा जो था वो था पूरा ऑल यूरोपियन कंट्री,
इंक्लूडिंग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो थी, और तीसरी जो थी हमारे प्रिंसिपल स्टेट थे या कौन गाना सुन रहा है भाई? Who was M7? Who is M7? गायब हो गए सब। प्रयास सब धीरे धीरे इसमें भी भाग गए हैं। सर मैं हूँ। ठीक है, सबके सब गायब होते जा रहे हैं, क्या बात? यशवी गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मीन्स हमको क्या याद रखना है इसमें, एक ट्रायंगुलर क्रिएट हुआ जिसमें फर्स्ट को लीड करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकंड को लीड करते थे ऑल द यूरोपियन कंट्री इंक्लूडिंग टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड थर्ड वाज द प्रिंसली स्टेट या देसी रियासत। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपको अब पीछे थोड़ा सा जाके समझना है कि व्हेन औरंगजेब वाज डाइड, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ब्रिटिश जो मुगल एम्पायर था वो पूरी तरह से विघटित या खत्म होने के कगार पे आया। ठीक है, और इन सब में धीरे धीरे जो राजा थे, जो बिकॉज अगर आप औरंगजेब को देखेंगे तो औरंगजेब बड़े साम्राज्य को स्थापित किया था, बहुत बड़ा 16 लॉर्ज अगर देखेंगे आप तो। अब अगर कोई राजा ही अगर इंडिया है, इंडिया में प्रधानमंत्री है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने सारे स्टेट को इंक्लूड करके, सॉरी फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने सबको एक साथ रखा है, और अगर सपोज हमने ऑक्युपाइड जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने में मिला लिया, ठीक है, और उसके बाद मिलाने के बाद भी हमने अपने राज्य को बढ़ा दिया, लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब कोई और राजा बनता है या कोई और प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसने उन सारे स्टेट को संभालने में उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो उन स्टेट्स को संभाल सके। जब वो उन स्टेट्स को संभाल नहीं पाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सारे स्टेट्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कहीं उत्तर प्रदेश कहीं अलग राज करने लगेगा, महाराष्ट्र कहीं और करने लगेगा, तो बिहार कहीं और करेगा, तमिलनाडु कहीं और करेगा। तो क्या है, जो रूलर होता है, जो 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 हेडलाइनर होता है, जो फ्रंट लाइनर होता है, उसका स्ट्रिक्ट होना, उसका पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब यूरोप सॉरी जो मुगल एम्पायर था वो बहुत ही वीक हो चुका था, कोई ऐसा नहीं था जो उसको लीड कर पाए। और जब इसको लीड नहीं कर पाएगा तो हमने पहले एक कहा, तो मेन प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होगी, मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होगी कि धीरे धीरे जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, वो अपने आप को क्या करने लगेंगे, खुद को सोवेरेन स्टेट घोषित करने लगेंगे। ठीक है, और इसमें यही चीजें स्टार्ट हुई, सभी बहुत सारे राजाओं ने धीरे धीरे खुद को क्या किया, सोवेरेन या स्वतंत्र करने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद, मैसूर, बंगाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था वो ये था कि फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड न्यू स्टेट वाज इमर्ज्ड। जब मुगल एम्पायर पूरा का पूरा खत्म हो गया तो नए नए राज्यों का निर्माण हुआ या नए नए स्टेट बने। फॉर एग्जांपल हैदराबाद, रुहेल, बंगस, बंगाल, इलाहाबाद, लखनऊ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे स्टेट्स बन गए। और इन सारे स्टेट्स ने अपने अपने मन से अपने अपने अलग अलग तरीके से क्या किया, रूल करना स्टार्ट। ओके, अब इसमें एक एक करके हमको समझना है। फर्स्ट वाज द हैदराबाद। पहला कौन था? हैदराबाद, जिसने सबसे पहले मुगल सत्ता से बाहर निकल के या मुगल एम्पायर से हट करके शासन करना क्या किया, स्टार्ट किया। ओके, आप एक हेडिंग बना देंगे, हैदराबाद। कोई बता सकता है हु वाज द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद? एनीवन? पता है किसी को? ठीक, कोई बात नहीं। हैदराबाद कुतुब शाह ना, मोहम्मद सॉरी, कुतुब शाह। नो 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 नो,
हैदराबाद के बारे में ऐसा कहा जाता है, द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद वाज चिंगलीज खां। कौन था? चिंगलीज खां। और निजामुल मुल्क, इसी को बोला जाता था निजाम उल मुल्क, NIJAMULL ओके। प्रीवियसली ही वाज इन कोर्ट ऑफ फर्रुखसियर। किसके कोर्ट में था ये? फर्रुखसियर के। ठीक है, फर्रुखसियर कौन था? फर्रुखसियर वाज आल्सो बोलो किंग ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का एक राजा था फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर के कोर्ट में चिंगलीज खान रहता था। एंड आफ्टर द फर्रुखसियर मोहम्मद शाह रंगीला ऑन। जब फर्रुखसियर का डेथ होता है, जब फर्रुखसियर मर जाता है, तो उसके बाद उसका नाम है मोहम्मद शाह। वाज फ्रस्ट्रेटेड टू रंगीला फ्रॉम रंगीला। ये रंगीला से क्या था, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बिकॉज रंगीला के जो काम थे वो उसका नाम ही जैसे है रंगीला, वैसे उसके काम भी थे, वो अलग तरीके से करता था। उसका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, मतलब आप अगर देखेंगे तो जो किंगशिप थी, जो किंग हुआ करता था, वो नाम मात्र का सिर्फ किंग था, उसके पास कोई पावर हुआ नहीं। देन और इसका ही रीजन था बिकॉज दैट टाइम मुगल एम्पायर डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स लाइक ईरानी ग्रुप, दुरानी ग्रुप, हिंदुस्तानी ग्रुप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So Chinglish Khan was decided to exit from Mughal Empire, and he was go to Deccan, and in Deccan he established Hyderabad to his own empire. तो फाइनली आप अगर इसको समझेंगे तो ये है कि जो चिंगलीज खान था, ही वाज अ गुड अगर आप बोलेंगे तो एक प्रकार से मिनिस्टर, ही वाज अ ग्रेट मिनिस्टर फॉर मुगल एम्पायर। बट फर्रुखसियर के मरने के बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला बना, रंगीला के जो काम थे वो अलग तरीके थे, वो कोई ध्यान ही नहीं देता था। उसके बाद भी जो मोहम्मद शाह रंगीला का जो कोर्ट था, उसमें कई सारे पार्ट्स में दे आर डिवाइडेड। जैसे कहा ईरानी ग्रुप था, ईरान के मुसलमान उसमें रहते थे, ईरान के मुसलमान खुद को रिप्रेजेंट करते थे मुगल एम्पायर में। तुरानी ग्रुप था, तुरान के थे। हिंदुस्तानी ग्रुप था, हिंदुस्तान के भी मुसलमान थे। तो मतलब वहां पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन गए थे जिसमें आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। आपको पता ही है कि अगर कोई राजा हो और उसके साथ अगर कई लोग काम कर रहे हैं, तो सब यही सोचेंगे कि भाई किसी ना किसी तरीके से अगर मेरा राजा के साथ रिलेशनशिप बेस्ट हो जाता है या बेटर हो जाता है तो मुझे फायदा होगा। और लोग अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश में क्या करते थे, आपस में ही लड़ा करते थे। और इन सारी चीजों से ये चिंगलीज खान फ्रस्ट्रेट हो गया, और फाइनली इसने मुगल एम्पायर से एग्जिट कर लिया। और मुगल एम्पायर से एग्जिट होकर इसने दक्कन ट्राइब, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, तो दक्कन में जाकर के इसने हैदराबाद स्टेट एक न्यू रखी। He was established the first sovereign state from the Mughal Empire is known as the Hyderabad. Okay, याद रहेगा कि मुगल एम्पायर से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य किसने स्थापित किया? तो चिंगलीज खान ने। ओके, या उसने कहाँ पे किया? तो आप बोल सकते हैं कहाँ पे? हैदराबाद। ओके, ठीक है ना? यस सर। ओके, आगे अगर आप देखेंगे इन 1724 he fought a war of सुकरकोड़ा। याद रखिएगा, 1724 में इसने एक युद्ध लड़ा या एक वॉर किया जिसका नाम है वॉर ऑफ सुकरकोड़ा। एंड ही किल्ड मुबारिज खान। मुबारिज खान वाज अ तुरानी ग्रुप लीडर। वो इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसने फाइनली सुकरगढ़ में एक युद्ध, सुकरकोड़ा में एक वॉर किया, और उस वॉर में उसने फाइनली मुबारिज सॉरी हाँ, ओके, कैन आई ऑडिबल? सुनाई नहीं पड़ रहा? यस सर। सर अभी आ रहा है, आप प्लीज हो गया। हाँ, ओके, थैंक यू। देन फिर आगे मुबारिज खान को जब इसने मार डाला, तो ये पूरे के पूरे अगर साउथ ट्रैप को देखेंगे, साउथ पार्ट में सिर्फ और सिर्फ इसी का पावर हुआ।
देन आपको एक चीज और पता होगा, शायद आपने मेडल हिस्ट्री पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है, कुछ लोगों को पता है। साउथ में एक और पावर थी जो बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी उस समय, दे आर मराठास, और उसमें भी पेशवा तो एक अपने आप में खुद में एक बहुत ही बड़े पावर हुआ करते थे, बिकॉज हैदराबाद was also in is also in south areas of India। तो साउथ में अब दो शक्तियां हो गई थी, देयर इज टू सोर्सेस ऑफ द पावर। तो अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना एक नेचुरल रूल। तो जब ये वहां पे एस्टेब्लिश हो गया और इसने वहां पे रूल करना स्टार्ट किया, तो फाइनली इसके ऊपर पेशवाओं ने या मराठा ने क्या किया, आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉर इन हिज लाइफ वाज द पालखेड़ा, वॉर ऑफ पालखेड़ा। प्लीज नोट डाउन इट, वॉर ऑफ पालखेड़ा। इट इज बिटवीन टू, किसके किसके बीच हुआ, चिंगलीज खान एंड पेशवा बाजीराव बल्लाल देव। बाजीराव मस्तानी मूवी देखा होगा ना आपने? हेलो, हाँ सर। यस। तो वही बाजीराव जो था उसके साथ इसको एक वॉर हुआ, इसका वॉर हुआ। ये वॉर कहाँ पे हुआ था, पालखेड़ा में हुआ था। और फाइनली पालखेड़ा में बाजीराव बल्लाल देव ने इसको हरा दिया। ही वाज डिफीटेड बाय पेशवा एंड फाइनली 1748 ही वाज डाइड। ठीक है, 1724 में उन्होंने हराया और पूरा का पूरा जो अधिकार था फाइनली, अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अपने हाथ में लेकर के सरदेश मुखी वसूलना स्टार्ट कर दिया। मींस टैक्सेशन मराठाओं का एक पार्ट था, सरदेश मुखी बोलते थे उसको। उन्होंने इनके ऊपर थोप दिया और फाइनली 20 साल के बाद ये जो है मर गया। यहाँ से आगे चीजें बढ़ी और आगे चल करके फाइनली अगर आप देखेंगे तो यहीं से हैदराबाद जो है वो अपने नीचे गर्त पे जाना स्टार्ट होता है। और जिस हैदराबाद को एक सोवरेन स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश किया था, वो फाइनली आगे चल करके अगर आप देखोगे तो हैदराबाद के ऊपर सब्सिडियरी ट्रीटी का नाम सुना होगा ना आपने, सहायक संधि। सब्सिडियरी ट्रीटी जो है वो इसके ऊपर लगा दी गई। It was also a first state who accept the subsidiary treaty from Belgelli। बेल्जली ने subsidiary treaty को लॉन्च किया था और हैदराबाद ही पहला ऐसा स्टेट था जिसने उसको एक्सेप्ट किया था। और 1798 में फाइनली जो हैदराबाद था उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला। ओके, यस। हैदराबाद के बारे में कुछ पूछना है? समझ में आया जो हमने बोला? यस। पक्का ना? ठीक है, ओके। सेकेंड, अब आगे अगर बढ़ेंगे तो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट वाज बंगाल। बंगाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना? यस सर। बंगाल के बारे में कितने लोग हैं ग्रुप में? एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे अब चलते हैं आगे। अंजला, सईद, कुसमा पटेल, फयाज कामले, मतलब 3 लोग हैं। ठीक है, फयाज से बाद में पूछेंगे, पहले अंजला, सईद। आप बंगाल के बारे में क्या जानते हैं, बताइए कुछ। सुन रहे हैं आप हमको? यस सर, यस सर। या क्या कुछ ऐसा नहीं कि मतलब हिस्ट्री का ही हो, बंगाल के बारे में क्या जानते हैं, आज का, पिछला, कुछ भी, प्लीज टेल मी। बंगाल के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं, है ना? ठीक है, कोई नहीं। सेकेंड वन कौन है दूसरा? कृष्णा पटेल। टेल मी अबाउट बंगाल समथिंग। व्हाट डज यू नो अबाउट बंगाल? कृष्णा? मुझे एक चीज पता है कि वो कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज है। सॉरी क्या? इट्स द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज। ओके, कैपिटल था। ठीक है, आगे और कुछ? और कुछ? ऐसे तो याद नहीं आ रहा, सोचना पड़ेगा। तो सोचना ही चाहिए ना, यूपीएससी के एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये जब तक नहीं चलेगा ना कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, कुछ भी नहीं।
इसका चलना बहुत जरूरी है, और वो भी इतना तेज चलना जरूरी है कि किसी भी चीज पे आप 150 200 वर्ड्स बोलने का पावर रखते हो, कुछ भी, एनीथिंग। बिकॉज हमारा मेंस का पेपर कैसे होता है, उसमें कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, 200 वर्ड्स इन वन क्वेश्चन, ठीक है। और हमको प्रिपरेशन किसका करना है, मेंस का ही करना है, बिकॉज इट वाज द मेन की ऑफ योर सक्सेस, ठीक है ना। यस ठीक है, Yes, कोई सर। sir. बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें डीमोटिवेट होने की बात नहीं, मैं ऐसे ही बात करता हूँ क्लास में, यहाँ तो फिर भी कुछ नहीं पूछ रहा हूँ लगातार, मेरे समझ में ही नहीं आता इस पे पढ़ाऊँ कैसे, क्या बोलूं कैसे करूं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए बेसिकली पयास, कैन यू सर लिसन, ही लेफ्ट। लेफ्ट, बहुत सही, मतलब सब धीरे धीरे गायब हो गए, सिर्फ हम दो लोग हैं। या सर। Yes, sir. सर ठीक है, आगे कोई बात क्या नहीं। गया? पयास, कैन यू लिसन मी, पयास, वॉइस नहीं आ रही उसकी। प्रयास है सर, उसका वॉइस म्यूट है। यस यस, तो पयास प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर मेरा वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक से आपका आवाज नहीं आ रहा है, मेरा भी लीव हो गया था अपने आप। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा आवाज आ रहा है। और कुछ बंगाल के बारे में कुछ बता सकते हो, हम लोग 3 लोग हैं अभी फिलहाल, बंगाल के बारे में क्या जानते हो, एनीथिंग, मतलब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के फ्रंट ऑफ व्यू से या किसी भी चीज से, कैसे बंगाल को क्यों याद किया जाता है, व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ वेस्ट बंगाल, व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ वेस्ट बंगाल। सर क्या बोले सर, समझ में नहीं। तुम्हारे भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर तो दिक्कत है ना, बहुत बार बताया। ठीक है, कोई बात। देखिए आपको, आज आप तीनों लोग हैं यहाँ पे, आपको क्लियर कट बता देता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट टॉपिक से हट के चल रहा हूँ, माइंड को सेट रखिएगा। देखिए यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें कुछ चीजों को बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। फर्स्ट इज कि आपके अंदर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंस सो बैड फॉर किसी के भी लिए। आप अगर बोले मैं हूँ, आप हो, हमारे भी सर हैं, वो लोग हों, प्रदीप सर हैं, कोई भी है, मतलब एनी वन इन अर्थ, ऑन द अर्थ, कोई भी है, अगर किसी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो इट इज अ नेचुरल रूल कि उसका विघटन या उसका विनाश हो ही जाता है। हमने जहां तक मुंबई में देखा है कुछ बच्चों को, व्हेन दे रीड सम बुक्स या लिटिल बिट नॉलेज उनको मिल जाता है, तो वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई ज्ञानी इस टाइम पे है ही नहीं। मैंने बहुत बार देखा है, बट क्या करें, हम लोग भी जानते हैं सब सारी चीजें, बट बोलते नहीं कि कहीं बुरा न लग जाए सारे लोगों को। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, यूपीएससी में ये सारी चीजों को आपको बहुत ही जमीन पे रखना पड़ेगा। कभी भी कोई आकर के चप्पल से भी मार के जा सकता है, लेकिन आप हाथ नहीं उठा सकते अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए तो। याद रखिएगा एकदम, कोई भी नेता गाली दे के आपको बुला सकता है, लेकिन आप उसको गाली नहीं दे सकते। आदत बना लीजिए किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की, किसी भी चीज को समझने की। और पहली बात, हर एक विषय में बोलने की आदत डालिए। बोलना स्टार्ट करिए आज से, अभी से, पहले से, कभी भी बोलना स्टार्ट करिए, किसी भी टॉपिक पे बोलना स्टार्ट करिए। जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्टेड टू स्पीक समथिंग, देन योर माइंड वाज क्रिएट, योर माइंड क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिविटी वाज स्टार्टेड। जब वो क्रिएटिविटी स्टार्ट होगी, देन यू थिंक अबाउट द प्लेस, अबाउट द थिंग्स, अबाउट द एनीथिंग, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। और जब आप सोचना स्टार्ट करते हैं, देन साइंस वाज ओरिजिनेटेड। जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक साइंस का जन्म नहीं होगा। और ये जो टाइम पीरियड चल रहा है 21st सेंचुरी, इट वाज योर, वो आपका है, युवाओं का है, यंगस्टर्स का है, यूथ का है। और यूथ का है मीन्स क्या है, हम बाहर डिक्लाइन होते जा रहे हैं।
why we are unsuccessful is growing. इंडिया का जो लिटरेसी 88 98 तक पहुंच जा रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि वी आर अनएजुकेटेड बिकॉज वी हैव नो प्रैक्टिकल नॉलेज, नो मतलब जीरो, कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास नहीं है। इसी की वजह से इंडिया में, हमने पहले भी शायद पायस वगैरह थे मेरे क्लास में, मैंने बताया था, हमारे पास मैन पावर इतना है, वी आर द वर्ल्ड टॉपेस्ट अगर आप बोलेंगे, वर्ल्ड टॉपेस्ट मैन पावर कंट्री, working people's country, working population country, because our population ratio between 18 to 65 is higher than all over world. पूरे वर्ल्ड में 18 से 65 साल की उम्र में हमारा जो राष्ट्र है, रहने वाले लोग सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी we are growing country, because basically one reason is behind that, we are really actually we are uneducated, because हमारे पास प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। आफ्टर द ग्रेजुएशन, आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर द बीएड एमएड एक्सेट्रा, वी गो टू द समवन एंड आस्क हिम फॉर प्लीज मेरा कहीं एक जॉब लगवा देते भाई साहब। व्हाई? बिकॉज हमारे पास कुछ भी नहीं। देन फाइनली इंडियन गवर्नमेंट वाज started a scheme that name is कौशल भारत मिशन, स्किल इंडिया प्रोग्राम, शायद आप लोग जानते होंगे। स्किल इंडिया प्रोग्राम बेसिकली इसी के लिए है, इंडियन जो पीपल्स हैं उनके अंदर इस स्किल को डेवलपमेंट करना, स्किल का निकालना, स्किल को बाहर निकालना। किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, वो करेगा देन वर्क करेगा। तो मेरे बोलने का ये मतलब था कि आप स्टार्टिंग करिए, स्पीक, बोलना चालू करिए, बोलेंगे तो चीजें उस पर बनेंगी तो याद होंगी। आप खुद से सोच के जो गलत सही जो भी बोलेंगे वो सब चीजें आपके काम आएगी। दुनिया की कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसी नहीं है जो हमें आईएएस बना पाए, कोई भी नहीं है, जब तक हम ही ना चाहें। जब हम ही नहीं चाहेंगे तो हम कैसे आईएएस बन सकते हैं भाई? और हम नहीं चाहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सर, टीचर्स, बुक्स, ये सब सिर्फ और सिर्फ हमको गाइड करने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए। हमने बार बार कहा है कि अगर ये दीवार है एक आपके पास खड़ी और मैं आपसे बोलूँ कि पैर इसको तोड़ दो, गिरा दो, तो आप नहीं गिरा सकते। इवन यू टेल मी यू आर फूल, आप पागल हो, ऐसे कैसे गिरा सकता हूँ? बट अगर मैं आपको एक छोटा सा एक रिसोर्स दे दूं, एक हथौड़ी दे दूं, एक वो छीनी आती है उसको दे दूं, बोलूं प्रयास अभी तोड़ो, हाँ आपको टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप धीरे धीरे करके उसको तोड़ के गिरा सकते हैं। सेम, द वॉल वॉज योर एग्जाम, वी आर द की पॉइंट। हम, हमारी कोचिंग, आपकी जो भी चीजें हैं, हम सिर्फ वो रिसोर्स हैं जिसका यूज करके आप अपने इस एग्जाम को गिरा सकते हैं। लेकिन करना किसको है? आपको ही करना है। स्टार्टिंग में 7-8 लाख लोग जुड़े थे, भाग गए छोड़ करके। सर से बोलेंगे कि मेरी क्लास नहीं लगवाते, सुनने में भी मैं बुरा हूँ, ये भी प्रॉब्लम की बात है। अरे इतना तो सह सकते हो, है ना? तो ये चीजें आप याद रखिए कि कभी भी अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, चीजों को बोलना स्टार्ट करिए। गलत बोलिए, गलत बोलेंगे तभी तो सुधरेगा। कोचिंग क्यों ज्वाइन किया है? सब आता ही होता तो कोचिंग में क्यों आते? सीधा आईएएस बन जाते। तो चीजों को स्टार्ट करिए, एक स्टेप आप लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैंने मुंबई की बहुत कोचिंगों में पढ़ा है, माइंड गेम आपका पूरा हेल्प करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आप तो एक कदम आगे बढ़ते ही नहीं है, आप तो उसी जीरो पे खड़े रहते हैं। आप एक कदम आगे तो बढ़िए। जहाँ तक मुझे पता है पंकज सर के बारे में, या अपने सबसे फेवरेट प्रदीप सर के बारे में, लोग आपका बेसिकली हेल्प करेंगे। हम लोग हैं, हम लोग हेल्प करें, लेकिन आप आगे तो बढ़िए थोड़ा सा। आप खुद से स्टार्ट करिए, जहाँ पे प्रॉब्लम आए वो पूछिए, चीजों को करिए। आता भी है तो भी सुनिए लोगों को। मुझे तो कोई कुछ भी पढ़ाता है, मैं डेली यूट्यूब या कहीं से कुछ भी बुक वगैरह पढ़ता रहता हूँ। हाँ प्रॉब्लम है, इंग्लिश में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, मैंने बताया, लेकिन चीजों को, अब इसका ये मतलब थोड़ी एक मुझे आता है तो मैं छोड़ दूंगा, तो फिर मैं क्लास क्या करूँ? चीजों को करिए और बोलना स्टार्ट करिए, ठीक है? इतना काफी है ना आज के लिए, मोटिवेशनल। भारती क्या है, सोते हुए शेर है, इनको जगाना पड़ता है। सो प्लीज अभी आप तीनों लोग तो जग जाइए एकदम, और पूरी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि मतलब आने वाला समय आपका हो। लोग आपको इसलिए याद ना करें कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते थे और आप फेल हो गए हैं। हमेशा वही लोग याद किए जाते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। और दुनिया जो है वो आपकी एजुकेशन को नहीं देखती, वो आपके रिजल्ट को देखती। गौरव मिश्रा कितने भी पढ़े लिखे हैं, आज वो एक टीचर है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही 2017 में अगर सेलेक्ट हो गए होते,
कुछ ना आता होता आके वैसे ही बोलते, एकदम उबाऊ होते, तो भी लोग सुनते कि अरे एक आईएएस एक आईएफएस ऑफिसर आज क्लास में, ठीक है। तो सो प्लीज अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप रिजल्ट पाएं, एजुकेशन जरूरी नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेट वाज बंगाल। बंगाल को इसलिए याद किया जाता है कि बंगाल उस टाइम पे, एट दैट टाइम बंगाल वाज अ बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, सबसे बड़ा स्टेट था उसका। अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा बिहार उसमें था, झारखंड था, पश्चिम बंगाल पूरा था, जो वेस्ट बांग्लादेश है वो पूरा का पूरा था, यूपी के कुछ पार्ट थे, उड़ीसा के कुछ पार्ट थे, बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ा स्टेट था अगर आप देखें। और वो जो प्लेस है, अगर उसको आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो वो प्लेस का एक और क्वालिटी है कि वो प्लेस जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया की सब अगर आप देखेंगे तो 50% की एवब जो फार्मिंग होती है, जो एग्रीकल्चर है, उसका जो पार्टिसिपेशन है 50 से ऊपर ही बंगाल का उस टाइम पे इंडिया के लिए हुआ करता था। तो मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक स्टेट इंडिया के लिए कितना मायने रखता है, ठीक है। वहाँ की मिट्टी, जो सॉइल की आप बात करते हैं, वो बहुत ही उपजाऊ थी, लाल मिट्टी है, ठीक है। और वो गंगा और बहुत सारी नदियों के बेसिन में बसा हुआ है, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा उसमें चीजें आती। और एक चीज आपको पेपर फोर्थ की वजह से, यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। पेपर फोर्थ बोले तो आपका जो इथिक्स और मोरालिटी का पेपर है, तो ये है कि बंगाल में बहुत ही जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी भी वहीं पे बहुत सारे निकल के आए। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बोले तो बहुत सारे नॉलेजफुल पर्संस, बहुत सारे मतलब शिक्षित आदमी, जो एजुकेटेड पीपल्स की बात करें, आप चाहे जिसको देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री में, सबके सब आपको वेस्टर्न बंगाल से मिलेंगे, ए टू जेड। बिकॉज उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि सबसे ज्यादा जो शोषण की आप बात जो करते हैं, जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर राज किया गया, जो जिसके यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, जिसके यहाँ सबसे ज्यादा परेशानियां की गई, वो बंगाल ही था। सबसे ज्यादा लोगों ने बंगाल पे अटैक किया, बंगाल में लूटपाट की, बंगाल पे राज किया, बंगाल पे बहुत सारी चीजें हुई। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए एक चीज बहुत ही फेमस है हम लोगों के यहाँ यूपी बिहार में, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब रिक्वायरमेंट ही क्या है, उसको क्या, डिस्कवरी का जो है वो माँ है, इज द मदर ऑफ द डिस्कवरी, ठीक है। रिक्वायरमेंट इज द मदर ऑफ डिस्कवरी। मतलब अगर आपको कुछ खोजना है तो आपके अंदर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। भाई मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल, तो मैं खोजूंगा कि सर ऑनलाइन ही क्लास लगा दीजिए, नहीं तो मैं कोरोना से कुछ नहीं सर, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जरूरत है, मैं पुअर पीपल हूँ, मुझे भाई मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मेरे अंदर रिक्वायरमेंट आ रही है, मेरे अंदर रिक्वायरमेंट आ रही है, हाउ कैन आई बिकम आईएएस ऑफिसर। तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए अब मैं माइंड गेम के पास आया, माइंड गेम ने मुझे क्लास प्रोवाइड की, अब मैं पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि वहां पे परेशानियां आई, वहां पे बहुत सारे लोगों ने शासन किया, बहुत सारी चीजें हुई, जिसकी वजह से वहां पे इंटेलेक्चुअल या एजुकेटेड पीपल्स या सोचने समझने की क्षमता वाले लोगों का क्या हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ। और जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं वहीं पे सुधार भी होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी वहां पे सुधार कैसे होगा। तो जो सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल रिफॉर्म की बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी उसको दूर करने की जो बात करते हैं, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई? बंगाल से स्टार्ट। इसलिए बंगाल को क्या करना है? बहुत ही अच्छे से समझना है। ओके, बैटल ऑफ बक्सर ना सर? सॉरी क्या? बैटल ऑफ बक्सर? हाँ वो तो है, अभी तो बैटल वगैरह पे आ रहे हैं, अभी तो हम ये क्या है, इट इज अ फिलोसफिकल एस्पेक्ट। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, इट वाज अ फिलोसफिकल एस्पेक्ट। फिलोसफी के फ्रंट ऑफ व्यू से जो फोर्थ पेपर है उसके बारे में पूछा जाता है कि बंगाल को क्यों ऐसे मिस किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अब जो बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ जो भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बक्सर ये एक्सेट्रा कहाँ हुए? बंगाल के लिए ही हुए। और बंगाल ही क्या था, की पॉइंट था इंडिया के रूल करने के लिए, ठीक है। यस। तो इन सारी चीजों को अगर देखते हुए अगर आप देखेंगे तो पहला जो सुधार, जो 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 जिन चीजों की हम बात कर रहे थे, आवश्यकताओं की जो बात कर रहे थे, ये सारी की सारी चीजें यहीं पे हुई। कैसे हुई? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रूलर आए तो कहीं ना कहीं एक और फायदा होता है। जैसे आप अगर कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस 2 पार्ट में थी, शायद आपको पता हो या आगे हम बताएंगे।
एक था हमारा एक नरम दल बोला जाता था, एक को गरम दल बोला जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या था, कुछ लोग वो थे ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की विचारधारा को अपना लिया था। उनका ये मानना था कि अंग्रेज जब तक रहेंगे तभी तक भारत का विकास हो सकता है, अदरवाइज भारत के विकास में डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो अंग्रेजों का रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से जब कोई 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 आदमी कहीं पे जाता है, जैसे मैं यूपी छोड़ के यहाँ पे आया, तो यहाँ आकर के मैंने फ्लैट खरीदा, मैंने बाइक खरीदी, मैंने टेलीविजन खरीदा, मैंने फ्रिज खरीदा, मैंने अपने बच्चे को स्कूल में डाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ब्रिटेन से जो रूलर आए होंगे बंगाल में रूल करने के लिए, तो क्या वो अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को लेके नहीं आएंगे? आएंगे डेफिनेटली। जब वो अपने बाल बच्चों को लेके आएंगे तो उनके लिए सबसे जरूरी क्या है, वो एजुकेशन के लिए उनके लिए सोचेंगे। जब एजुकेशन के लिए वो सोचेंगे, तो then they started to process how can they learn the British language। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें क्या करना करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टैब्लिश करना। तो इसका भी बेनिफिट एक बंगाल को मिला कि बंगाल में सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस और ये सारी चीजों को स्टैब्लिश कर दिया गया। तो इसका भी बेनिफिट मिला कि जिसकी वजह से वहाँ पे नॉलेजफुल पर्सन क्या हुए, स्टैब्लिश हुए, ठीक है। तो बंगाल के बारे में इतना काफी है, समझ में आया ना? 3-4 की पॉइंट है जिसको डिफाइन कर लेंगे तो आपके 200 वर्ड्स हो जाएंगे। फर्स्ट इज कि वो बहुत ही उपजाऊ है, एग्रीकल्चर के दृष्टि से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वहाँ पे नॉलेजफुल पर्संस बहुत हुए। तीसरी चीज सोशल, एजुकेशनल, ट्रेडिशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो रिफॉर्म हुए वो सारे के सारे कहाँ से स्टार्ट हुए, बंगाल से हुए। सबसे ज्यादा शोषण भी किसका हुआ, बंगाल का हुआ। वहाँ पे हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें, कॉलेजेस भी कहाँ बने, बंगाल में बने, ठीक है। आगे बढ़े तो फाइनली मुर्शीद खां जो था, मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां ने मुर्शीद कुली खां वाज द फाउंडर ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसने मुगल एम्पायर से अपने आप को सोवरेन घोषित कर दिया और उसने मुगल एम्पायर से निकल करके अपने आप को निकाल लिया और फाइनली कहा कि अब जो वेस्ट बंगाल है उसके ऊपर हम अकेले राजा बनेंगे और अकेले राज करेंगे। मुर्शीद कुली खां को आप याद रखेंगे। मुर्शीद कुली खां के बाद छोटे 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 बहुत सारे शासक आए, जिसमें सिराजुद्दौला या सिराज की बात करें तो आपको याद रखना है, वो भी बहुत अच्छा था, जिसके टाइम पीरियड पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइनली सिराज को हरा दिया था। और ये जो अगर आप इसकी बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल प्लासी इज द की पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वहीं से ओरिजिन होता है ब्रिटिशियंस का उपनिवेशवाद, जिसकी हम बात करते हैं, डिक्टेटरशिप आप बोल सकते हैं। वहीं से ब्रिटिशियंस का जो मेंटेलिटी था वो ट्रेड से हट करके कहाँ पे आ गया, दे कन्वर्टेड इनटू मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में वो कन्वर्ट हो गया। फाइनली उन्होंने ट्रेड को नेग्लेक्ट किया और ये बैटल ऑफ प्लासी जो था वो सबसे बड़ा की पॉइंट बंगाल के या इंडिया के लिए, ठीक है। आगे अगर इसके बीच में अगर आप देखेंगे मुर्शीद कुली खां के बाद में तो सुजाउद्दौला, सरफराज खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे यहाँ पे क्या हुए, ये सारे वहाँ के राजा हुए, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे 10th जो हमारे याद रखना है वो ये है, ऑन द 10th अप्रैल 1756, 10th of April 1756 सिराजुद्दौला बिकम नवाब। सिराजुद्दौला कब नवाब बना, 10 अप्रैल 1756, 1756, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके। हाँ सर, ओके ओके ओके, थैंक यू। देन जब ये 10th of April 1756 को जब ये नवाब बना, तो इसके नवाब बनते ही उसके पहले आप जानते ही हैं कि मुगल एम्पायर का पूरा रूल हुआ करता था किसके ऊपर, पूरे के पूरे भारत के ऊपर। तो बंगाल भी क्या था, भारत के ही अंडर में था, भले ही वहाँ के लोगों ने खुद को सॉवरेन घोषित किया था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फरुखसियर से एक चार्टर या एक फरमान ले रखा था, जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड लेटर का फरमान था, या इसको आप लाइसेंस बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको टैक्स फ्री लेटर बोला जाता था। क्या बोलते थे, टैक्स फ्री लेटर। फरुखसियर ने अंग्रेजों को ये लेटर दे रखा था कि आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी ट्रेड करके
आपसे कहीं भी टैक्सेशन जो टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब समझिए बात को, ये बहुत ही, ये बैटल ऑफ क्लास पे चल रहे हैं हम, ये समझ जाएंगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को समझ जाएंगे, ये समझ लीजिए प्लीज, एकदम केयरफुली समझिए। तो जब ये जो फ्री ट्रेड लेटर जो था, जब फर्रुखसियर ने दे दिया अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने इसका यूज किया, अपना ट्रेड किया, पूरे के पूरे भारत में ट्रेड करना स्टार्ट किया और फ्री में ट्रेड किया। दे डजंट गिव टैक्स फॉर एनी प्रिंसेस या एनी क्राउन्स, जो भी राजा थे छोटे मोटे किसी को। देन इन्होंने एक और काम स्टार्ट किया अंग्रेजों ने, समझने वाली बात है, दे स्टार्टेड टू सेल देयर ओन टैक्स फ्री लेटर टू अदर ट्रेडर्स लाइक फ्रांसीसी, डचेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इवन इंडियन पीपल्स आल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि ये अपना जो इनका जो पत्र था, जो लेटर था फ्री ट्रेड करने का, इन्होंने इसको क्या किया, बेचना चालू कर दिया दूसरे लोग कि भाई तुम मेरा लेटर ले ले, इसमें मुझे पैसा दे दो और तुम जा करके ट्रेड करना, तुमको टैक्स नहीं लगेगा। सपोज अगर किसी ट्रेडर्स को 100 रुपया ट्रेड टैक्स लगता था, तो वो 70 रुपीज दे करके क्या करता था, इनके लेटर को परचेज कर लेता था और उसको दिखा करके ट्रेड करने लगता था। समझ में आ रहा है बात? ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। यस ठीक सर। है, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तुरंत तुरंत बोलिएगा, ठीक? तो यस सर। समझिए कि जब इन्होंने ये करना स्टार्ट किया कि अब उनके लेटर को बेच बेच के लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि जो जो इंडियन ट्रेडर्स थे, ये बेसिकली उनको नहीं दिया करते थे अपना वो जो फ्री ट्रेड का जो लेटर था, उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव करते थे या उनको बहुत कम लोगों को दिया करते थे। तो अब सपोज मैं एक आदमी हूँ जो ट्रेड करता हूँ, एक प्रदीप सर है, दो लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है माइंडीएम के अंदर, ठीक है। अब अगर मेरा इनकम 100 रुपया होता है, 100 रुपीज, प्रदीप सर का भी 100 रुपीज होता है, और प्रदीप सर के 100 रुपीज पे पंकज सर एक भी रुपया नहीं लेते हैं, और मैं जो 100 रुपीज कमाता हूँ उस पे अगर वो 20 रुपया टैक्स लगा देंगे, तो मेरा मेन प्रॉफिट क्या होगा, 80 रुपीज होगा, लेकिन प्रदीप सर का क्या होगा, 100 रुपीज होगा। समझ में आया? ठीक है। तो वो अपने प्रोडक्ट को या अपने दाम को क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वो बोलेंगे भाई मैं 85 में दे रहा हूँ, लेकिन मैं 100 में बेचता हूँ, तब जाके मुझे 80 रुपीज का फायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनका ट्रेड एकदम से खत्म हो गया, बिकॉज उनकी जो वस्तुएं थी, उनके जो सामान थे, जो उनके प्रोडक्ट थे, वो सब के सब महंगे हो गए, बिकॉज जो टैक्स था वो उनके प्रोडक्ट पे लगता था। जो ब्रिटिशियंस थे या जो फॉरेन ट्रेडर्स थे, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया था। अब उनके प्रोडक्ट पे टैक्स ही नहीं लगता था, तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देते थे। जब प्राइस को कम कर देते थे, फिर भी उनको उतना ही प्रॉफिट होता था। इंडियंस जो थे, इनके प्रोडक्ट पे टैक्स लगता था। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पहला किसके ऊपर पड़ा, इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर। तो जो हम रोजगार की जो डोमेस्टिक ट्रेड की बात करते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड की, वो पूरा का पूरा इस फर्रुखसियर के इस टैक्स फ्री लेटर ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को ही क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर। क्लियर? पहला तो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, डोमेस्टिक ट्रेडर्स के ऊपर, ठीक है ना। दूसरा, जब चीजें आगे बढ़ी तो जब सिराजुद्दौला थोड़ा सा समझदार था, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, उसने कहा कि अगर ऐसे ही होता रहा तो फाइनली हमारा कोई फायदा है नहीं, फर्रुखसियर के ही द्वारा दिए गए फरमान के ऊपर ही ये वर्क कर रहे हैं, ये उसी के हिसाब से काम भी करेंगे, तो सारी चीजें प्रॉब्लम आने लगी। और फाइनली इसने क्या किया, इसने पूरे के पूरे ट्रेड लेटर्स को, जो भी था, जो टैक्स पे लेटर था, उसको इसने हटा दिया, इवन सबके लिए टैक्स फ्री कर दिया। जाओ, मतलब अभी इंडियंस भी टैक्स फ्री हो गए, ब्रिटिशियंस भी टैक्स फ्री हो गए, सब जो भी बंगाल में ट्रेड करेगा सबको सब क्या करेंगे, टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे। ये जैसे ही हुआ वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज उनके रेवेन्यू जनरेशन का ये बहुत बड़ा सोर्स था कि वो कैसे करते थे, वो अपने उसी लेटर को बेच करके बहुत सारा पैसा कमाते थे। अब जब सब टैक्स फ्री हो गए तो कोई उनके उस फ्री टैक्स लेटर को परचेज ही नहीं करता था। इन्होंने
एक टारगेट बनाया कि किस तरीके से सुजाउद्दौला को फंसाया जाए या उसके ऊपर वॉर क्रिएट किया जाए। डायरेक्टली तो जा करके वॉर कर नहीं सकते थे। इन्होंने फोर्ट विलियम जो पोर्ट था, पोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम, उसकी किलेबंदी करना स्टार्ट किया, मतलब घेराव करना स्टार्ट किया, बाउंड्री बनाना स्टार्ट किया चारों तरफ से। जब ये होने लगा और उसमें ये ला करके विस्फोटक जो जो वेपन्स थे, जो गन्स थे, जो मशीनरी थी, जो तोपे थी, उन सबको ले आकर के उसमें स्टोर कर। जब सिराजुद्दौला को ये बात पता चली तो उसने इसका विरोध किया। उसने विरोध किया और फाइनली इसने अटैक करके फोर्ट विलियम किले को क्या कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। क्या कर लिया? अपने अंडर में ले लिया। जब फोर्ट विलियम किले को अपने अंदर में ले लिया, इसी टाइम पे एक इतिहास की या हिस्ट्री की एक बहुत ही खतरनाक घटना घटित हुई इंडिया के लिए। वो जो घटना थी वो इंडिया के विघटन या इंडिया के 200 साल, 400 साल, 500 साल या 1000 साल पीछे जाने का सबसे बड़ा रीजन थी। वो यही घटना थी। एक घटना घटित हुई जिसका नाम था ब्लैक होल। क्या नाम था? ब्लैक होल। ब्लैक होल बेसिकली बहुत सारे इतिहासकारों ने, इंडियन हिस्टोरिकन्स ने कहा है कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी, बाकी ये कोई रियल स्टोरी नहीं। बट ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को घटी। कब हुई? प्लीज नोट डाउन इट। 20 जून 1756, 20th of June 1756। ओके। ब्लैक होल की घटना ये थी कि एक ब्लैक होल की घटना के बारे में अगर आप देखेंगे तो एक आदमी था जिसके पूरे की पूरे मनगढ़ंत एक कहानी थी जिसका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल ने एक ऐसी कहानी घटित की। उसने बताया, ब्रिटिश एक अखबार जब वो निकला, ऐसा कहा जाता है कि जब फोर्ट विलियम किले पे सुजाउद्दौला ने अटैक किया तो वहां पे 143 ब्रिटिशियंस थे। 143 लोगों को एक ऐसे केव में, एक ऐसी जगह ले जा करके रख दिया गया केव में जो बहुत ही सक्रिय, जिसमें 10 लोगों को भी, 20 लोगों को भी बैठाने की जगह नहीं। उसमें 143 लोगों को डाल दिया गया, जिसकी घुटन की वजह से बहुत सारे इवन जिसको ब्लैक होल का घटना कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक होल। और उन्हीं 23 पर्सन्स में से जो बचा हुआ था, उसी में से एक था जिसका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल इज एक ये पत्रकार था और इसने एक आर्टिकल छापा और उस आर्टिकल में उसने उस भयावह घटना के बारे में लिखा। और बेसिकली ऐसा माना जाता है कि इसका मेन मोटो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करे, इंटरफेयर करे सुजाउद्दौला के रूलिंग स्टैंडर्ड में या स्ट्रक्चर। जो इस इंडिया कंपनी जो किलेबंदी कर रही है वो फिर से कर सकती है, और जो उसके टैक्सेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है वो फिर से कर सकती है। तो आप ये समझ जाइए ये मनगढ़ंत घटना थी और हॉलवेल ने सब छपा कि ब्रिटिशियंस को मार दिया गया एक ऐसे जगह केव में, छोटी सी केव में डाल, इसकी वजह से उनका दम घुटने की वजह से बहुत सारे लोग मर गए। और ये कहानी जब ब्रिटेन में पहुंची तो ब्रिटिशियंस के अंदर क्या हुआ, एक क्रोध, एक गुस्सा, जो वो चाहता था वो जागृत हुआ। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली रॉबर्ट क्लाइव को कहा कि किसी भी तरीके से सुजाउद्दौला को हरा दिया जाए, एनी हाउ। ये स्टेटमेंट था कि एनी हाउ सुजाउद्दौला को डिफीट किया जाए, उसके लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। और रॉबर्ट क्लाइव इसके लिए, जिसको तभी कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों की रियल नींव डाली। हमने पहले भी बताया है 1756 जो प्लासी का वॉर है वो सबसे इम्पोर्टेंट था। तो उसने एक कंस्पिरेंसी जो बोलते हैं वो करना स्टार्ट किया और सिराज के जो बहुत ही जो विश्वास पात्र, जो जिसके ऊपर वो बिलीव, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, उनको मिलाना स्टार्ट किया। और फाइनली अगर आप बोलेंगे हेड ऑफ द आर्मी, हेड ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी, जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर वाज द चीफ ऑफ द आर्मी एट दैट टाइम, द सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला का जो वजीर था, जिसको बोल सकते हैं आप मीर जाफर, सेनापति, उसको इन्होंने मिला लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। कहा कि हम आपको राजा बना देंगे, लालच में आ गए। इवन बंगाल के बहुत सारे बैंकर्स थे, बहुत सारे राजा थे, जैसे फॉर एग्जांपल जगत सेठ, राय दुर्लभ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको मिला दिया, इनको लालच दिया बहुत सारी चीजों।
कि आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और फाइनली इन्होंने एक वॉर छेड़ दिया। एक्चुअली आप अगर क्लियर कट समझिए तो प्लासी का वॉर कुछ नहीं था, वॉर हुआ ही नहीं, बिकॉज जो मेन था, जो सेना का नेतृत्व करने वाला था, वो पहले ही मिल चुका था। सिराज को इन लोगों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, हम वॉर करेंगे, और फाइनली ये दोनों सेनाएं आपस में मिल गई और सिराजुद्दौला को किडनैप कर लिया गया, ठीक है, इवन पकड़ लिया गया, और वहां पे जा करके फाइनली मीर जाफर को 1757 के प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। कब हुआ था? 23 जून 1757। हाँ, हो गया, नोट डाउन किया? यस सर। हाँ, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें फाइनली सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया, और उसकी जगह पर मीर जाफर को क्या कर लिया गया? शासन या नवाब बना दिया गया, और वहीं से रियल लूट मार और छिनैती या ये सारी चीजें जो भी थी, मतलब जबरन रूल करना, ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, और मीर जाफर इसका विरोध भी नहीं कर पाया। काफी दिनों तक तो वो चलाता रहा, चलेगा 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 चलेगा, लेकिन फाइनली मीर जाफर ने जब विरोध करना स्टार्ट किया, जब वो पैसा देते देते थक गया, बिकॉज कोई भी अंग्रेज शासक पहुंचता था, कोई भी अधिकारी पहुंचता था, और भाई क्या हाल चाल है, कुछ दो यार, जाते वक्त लेके चला जाता था। इस प्रकार से उन लोगों ने लौटना स्टार्ट किया कि बंगाल की स्थिति बहुत ही गंदी हो गई, और फाइनली मीर जाफर ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया, और जब उसने ऐसा स्टार्ट किया तो अंग्रेजों ने उसको हटा दिया, नवाब के पद से मीर जाफर को हटा दिया, और मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम वो मीर जाफर का दामाद था, मीन्स उसकी बेटी का हस्बैंड था, ठीक है, और उसको उसने नवाब बना दिया, और उसने उसके साथ भी ऐसा ही चीजें होने स्टार्ट हुई, और वो भी देते देते जब थक गया, तो उसने सबसे पहले, तो थोड़ा सा चालाक था मीर जाफर की अगर बात करें तो थोड़ा सा चालाक था, और उसने धीरे धीरे मीर कासिम ने काम करना स्टार्ट किया अंदर ही अंदर, और उसने सबसे पहला जो काम किया, ये याद रखिएगा आप, उसने अपनी राजधानी को बंगाल से मुंगेर या मुर्शिदाबाद क्या कर दिया? हस्तांतरित कर दिया। ओके, he shifted his capital from Bengal to मुर्शिदाबाद या मुंगेर। ओके, जब उसने वहां मुर्शिदाबाद या मुंगेर कर दिया, तो अब ये वहां पे पहुंचने में इनको दिक्कत होती थी, और उसने वहां पे एक अस्त्र शस्त्र या जो बंदूक, तो खाने ऐसा बनाने की फैक्ट्री भी डाली, और उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया। जब ये सारी चीजें होने लगी और अंग्रेजों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने फिर से अटैक किया, और फिर से मीर कासिम को हटा करके फिर से उसके ससुर को या फादर इन लॉ को क्या कर दिया? फिर से बना दिया नवाब। ओके, फिर से जब नवाब बना दिया, तो मीर कासिम ने एक विद्रोह स्टार्ट किया, ही स्टार्टेड अ रिवॉल्ट, और वो जाकर के अवध के नवाब से मिला तथा मुगल शासक से भी मिला, और तीनों ने मिल करके एक त्रिकोणीय सेना बनाई, ट्रायंगुलर एक आर्मी का निर्माण किया। ये ट्रायंगुलर जो आर्मी थी, उसमें कौन कौन था? अवध का नवाब ऑफ अवध, एंड मीर कासिम, एंड थर्ड वाज द मुगल रूलर या मुगल एम्पायर का जो रूलर था, एंड फाइनली उन्होंने अटैक कर दिया अंग्रेजों के ऊपर, एंड फाइनली द वॉर ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764, क्या था? 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में तीनों सेनाओं ने मिलकर के अंग्रेजों के ऊपर अटैक किया, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग मिले हुए थे अंग्रेजों के ऊपर, जिसकी वजह से बक्सर के वॉर ने भारत की पूरी पोल खोल के रख दी। इवन पूरा का पूरा जो था एक सिस्टम जिससे लोग डरा भी करते थे, वो पूरा का पूरा क्या हो गया? खुल गया, और मुगल शासक की भी सच्चाई सामने आ गई, बिकॉज मुगल शासक भी उसमें था। अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला था, उसको भी पराजित कर दिया गया, बिकॉज शुजाउद्दौला जो था, he was the वजीर ऑफ द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम। अवध का जो नवाब, वो भी पराजित हो गया, और फाइनली इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। नोट डाउन कर लीजिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ओके, इलाहाबाद की 2 ट्रीटियां हुई। फर्स्ट वाज द बिटवीन शुजाउद्दौला प्लस क्लाइव प्लस शाह आलम। नोट डाउन कर लीजिए, किसके किसके बीच में हुई? शुजाउद्दौला
प्लस क्लाइव प्लस शाह आलम, ठीक है। और ये हुई थी 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765, 1765। सर सिजाउद्दौला, क्लाइव और सुजाउद्दौला प्लस क्लाइव प्लस शाह आलम, ठीक है। यस सर। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765, ठीक है। यस सर। जिसमें कड़े मानिकपुर, मुगल सराय, ये सब का जो जो टैक्सिंग का एरिया था वो सब ले लिया गया, मुगलों को दे दिया गया। और सेकंड जो हमारा ट्रीटी हुआ इलाहाबाद का, द सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इट वाज इन 16 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765, ओके। बिटवीन नवाब ऑफ अवध प्लस क्लाइव, इन्हीं दोनों के बीच में हुई है। किसके किसके बीच हुई? अवध के नवाब और क्लाइव के बीच में, ठीक है। यस सर। इसमें एक समझने वाली बात है, वो ये है कि ये जो ट्रीटी थी, सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इट वाज अ टाइप ऑफ, जो हमने बोला था, सब्सिडियरी ट्रीटी एक्चुअली। बिकॉज इसमें क्या कहा गया, अवध के नवाब से ये कहा गया कि अब आप कोई भी विदेशी रिलेशनशिप, फॉरेन रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, आपका सारा का सारा रिलेशनशिप विदाउट अंग्रेजों के पूछे हुए या ब्रिटिश इंडिया के परमिशन के बिना आप किसी के साथ रिश्ता नहीं बना सकते हैं। और हमारे यहाँ से हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव आपके कोर्ट में हमेशा रहेगा, और इसके साथ साथ वो सारी की सारी चीजें देखता रहेगा। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो अवध जो था, अवध वाज द फर्स्ट स्टेट who accept the subsidiary treaty first time, okay। तो सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज अ टाइप ऑफ एक्चुअली सब्सिडियरी ट्रीटी, जिसमें हमने अवध के नवाब का पूरा रिलेशन खत्म कर दिया और वहां पे अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रख दिया, और वही उसके रूल एंड रेगुलेटिंग को देखता था। सिर्फ और सिर्फ वो नाम मात्र का शासक बन के रह गया, ठीक है। हाँ, उसके बदले हम आपको क्या करेंगे, उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि ये सारी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, उसके बदले हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। देन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा की जो 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 टैक्सिंग का जो एरिया था, जो टैक्सेशन का बेनिफिट था, वो पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। सो इनडायरेक्टली पूरे के पूरे भारत के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना क्या कर लिया, शासन कर लिया, और उसके ऊपर सत्ता हस्तांतरित कर दी। देखिए, बंगाल का ये जो सेकंड जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी अवध, या जो बंगाल की जो बात करें, तो इसमें ये कहा गया था कि दो पार्ट रहेंगे। एक तो रहेगा टैक्सिंग का पार्ट, जिसमें टैक्सेशन होता है, टैक्स वसूलने का काम पूरा का पूरा अंग्रेज करेंगे, और शासन करने का, रेगुलेट करने का काम जो है वो जो 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 बंगाल का नवाब है वो करेगा, ठीक है। लेकिन फाइनली लास्ट तक जाते जाते जो लास्ट बंगाल का जो नवाब था, उसका नाम था मुबारुद्दौला। क्या था? मुबारुद्दौला लास्ट शासक था बंगाल का। और 1772 में, इन द ईयर ऑफ 1772, वॉरेन हेस्टिंग ने उसको हटा दिया। एंड उसको हटाने के बाद फाइनली पूरा का पूरा बंगाल का पूरा इवन उसका टैक्सिंग का हो, चाहे रेगुलेटिंग का हो, चाहे जो हो, पूरा का पूरा शासन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। यस सर। तो ये बंगाल था, यहाँ पे बंगाल खत्म होता है। नेक्स्ट जो होता है वो है मैसूर, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम मैसूर करेंगे, ओके। मैसूर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कहीं से मिले तो। हैदर अली और टीपू सुल्तान का शायद आपने नाम सुना ही होगा, ठीक। यस सर। हाँ, मैसूर was the founder of मैसूर was हैदर अली। he established in 1761 1761 में मैसूर को एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके आगे हम आगे करेंगे। प्रदीप सर जी सुन रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ, बोलिए ना सर। सर ठीक है, अभी यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, श्योर सर, ठीक है? चलेगा। ओके सर। चलेगा सर? हाँ हाँ, चलेगा सर। या ओके सर, Okay, थैंक यू thank सो you, मच, sir. थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू अस। सर। जो भी किया आप उसको थोड़ा सा एक बार दिमाग में रखिएगा। जो नोट्स वगैरह है वो मैं